अनुवादक नोबेल हिंदी ऑडियो नोबेल। पता नहीं क्यों जब से झांग टाई ने घोड़े वाली टैक्सी में बैठे उस जले हुए गोदाम को देखा था, उसे एक बुरा पूर्वाभास हो रहा था। वह कारण तो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसके दिल में एक भारी पत्थर का बोझ सा महसूस हो रहा था, जिससे वह थोड़ा असहज हो रहा था। दृश्य को नष्ट करने के लिए गोदाम में आग किसने लगाई? क्या वे सूर्य राजवंश के उन जासूसों के सहयोगी थे? ये संभव था। उस रात उसने जिन 15 लोगों को मारा था, वे सभी जासूस न भी हो सकते थे। इस शहर में कुछ और लोग भी हो सकते हैं जिन्हें पता हो कि यह गोदाम ब्लापाई में उनके गुप्त ठिकानों में से एक था। लेकिन वे इस जगह को क्यों बर्बाद करेंगे? सबूत मिटाने के लिए। यह मुमकिन था, लेकिन क्या आग लगाना ध्यान खींचने वाला काम नहीं होगा? अगर वाकई में कुछ और जासूस जिंदा थे, तो अपने सभी साथियों के मारे जाने के बाद वे क्या करेंगे? अगर मैं होता तो उस स्थिति में मैं निश्चित रूप से तुरंत भाग जाता। मैं ब्लापाई में कभी नहीं रुकता, आग लगाना तो दूर की बात है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे शव अभी भी आग में थे। अगर ऐसा था तो किसी को आग दुर्घटना की जांच के लिए यहाँ आना चाहिए था। अगर किसी आग दुर्घटना में अचानक 10 से अधिक शव मिलते हैं, तो चाहे वह कहीं भी हो, इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। नॉर्मन साम्राज्य में नियमों के अनुसार आग लगने की किसी भी घटना स्थल का पता चलते ही उसे पीले घेरे से घेर दिया जाता था। ये घेरा काफी लंबे समय तक बना रहता था। हालांकि अभी झांग टाई ने आग दुर्घटना स्थल के आसपास कोई घेरा नहीं देखा। क्या इसका मतलब ये था कि जांचकर्ताओं के पहुंचने तक शवों को वहां से हटा दिया गया था? यह एक अच्छा दिन था, लेकिन पिछले सवालों ने झांग टाई को ऐसा महसूस कराया जैसे वह धुंध से घिरा हुआ हो। चूंकि इस घटना में वह और उसका सबसे बड़ा रहस्य शामिल था, इसलिए झांग टाई इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। उसे उस जगह के जलकर राख हो जाने को लेकर एक अजीब और चौंकाने वाली अनुभूति हो रही थी। घोड़ा गाड़ी में बैठकर झांग टाई उस ब्लॉक पर पहुंचा जहां श्रीमान और श्रीमान ग्रीन का घर स्थित था। फिर वह गाड़ी से उतरा और अपने घर लौटने से पहले सड़क किनारे लगे एक लैंप पर निशान बनाया। हमेशा की तरह सुबह सुबह श्रीमान और श्रीमती ग्रीन अपने भवन के सामने वाले बगीचे में सब्जियों की देखभाल कर रहे थे। शायद एक सप्ताह पहले उस रात झांग टाई ने जो किया था, उससे वे दोनों बहुत आहत हुए थे, क्योंकि इस बार झांग टाई को देखकर हालांकि श्रीमान ग्रीन ने उनका अभिवादन करने के लिए अपनी टोपी उतारी, लेकिन झांग टाई ने इस बुजुर्ग दंपति के चेहरों पर भय और झिझक का एक हल्का सा भाव देखा। ब्लापाई में दशकों से शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे दो वरिष्ठ नागरिकों के लिए झांग टाई द्वारा उस रात बिना किसी हिचकिचाहट के एक सैनिक को एक व्यक्ति का सिर काटने का आदेश देने की निर्मम घटना ने उन्हें नॉर्मन साम्राज्य के इस सैन्य अधिकारी से बहुत भयभीत कर दिया। भले ही झांग टाई को उस समय ऐसा लगा हो कि वह 100% दयालु है। झांग टाई ऊपर गया। पहली मंजिल की सीढ़ियों के प्रवेश द्वार पर उसने दूसरी मंजिल पर रहने वाले युवा दंपति की पत्नी को टोकरी लेकर सब्जियां खरीदने जाते हुए देखा। उसे देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। पहले वह सीढ़ियों के बीचों बीच चल रही थी, लेकिन जब उसकी नजर झांग टाई पर पड़ी तो वह तुरंत रुक गई और सीढ़ियों की रेलिंग से टेक लगाकर खड़ी हो गई, जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, और उसके पहले ऊपर जाने का इंतजार करने लगी। झांग टाई अवाक रह गया। मन ही मन आह भरी और तेजी से सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ा। चौथी मंजिल पर स्थित अपने आवास पर पहुंच गया। कुछ मिनट बाद अपनी सैन्य वर्दी पहनकर झांग टाई निवास से निकल गया। सड़क किनारे उसने एक घोड़ा गाड़ी रोकी और सीधे व्यापक रसद राहत केंद्र के उपकरण प्रशासन संख्या 9 के अड्डे की ओर चल पड़ा। झांग टाई के आगमन पर द्वितीय लेफ्टिनेंट पिपिंग ने पहले की तरह ही उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हालांकि उन्होंने झांग टाई के आने के इरादे को स्पष्ट रूप से गलत समझा था। झांग टाई के कार्यालय में पहुंचते ही द्वितीय लेफ्टिनेंट पिपिंग ने उन्हें एक खाता बही और एक पस दिया। चूंकि 9वें उपकरण केंद्र की नियमित आय 2 सप्ताह में एक बार होती थी, इसलिए द्वितीय लेफ्टिनेंट पिपिंग ने सोचा कि झांग टाई पैसे लेने आए हैं। नॉर्मन साम्राज्य के मानक सोने के सिक्कों के ऊपर और नीचे क्रमशः कांटेदार फन का पौधा और युद्ध के देवता के 2 भाले अंकित थे। पहला भाला नॉर्मन साम्राज्य का राष्ट्रीय फूल था, जबकि दूसरा भाला नॉर्मन साम्राज्य के राष्ट्रीय गिरजाघर का प्रतीक था। अपने हाथ में उस नाजुक सोने के सिक्के को रगड़ते हुए झांग टाई ने मन ही मन आह भरी। ये जीवन सचमुच वही था जिसका उसने पहले सपना देखा था। वह हर दिन बिना कुछ किए ढेर सारा पैसा कमा सकता था। हालांकि वह बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। इतने पैसे से वह जमीन जायदाद खरीद सकता था या ढेर सारी महिलाओं के साथ समय बिता सकता था। उसके बाद वह सुअर की तरह ढेर सारी महिलाओं और सोने के सिक्कों के साथ आराम से रह सकता था। इस तरह का जीवन उसके बेहद करीब लग रहा था। हालांकि झांग टाई जानता था कि अगर उसने आगे बढ़ने के लिए पूरी कोशिश नहीं की तो वह इस तरह ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा और उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। उदाहरण के लिए ऐसा प्रतीत होता था कि इस समय कोई ऐसी बात है जो उसे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। झांग टाई को सोने का सिक्का पकड़े और आह भरते हुए देखकर उसके चेहरे को देख रहे सेकंड लेफ्टिनेंट पिपिंग ने सोचा कि शायद झांग टाई अपने हिस्से से संतुष्ट नहीं है। हालांकि यह हिस्सा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यह नंबर 9 इक्विपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की कई वर्षों से चली आ रही परंपरा है। अगर आप इस परंपरा को तोड़ना चाहते हैं तो आप कई लोगों को नाराज कर सकते हैं। पहले भी कुछ लोग आपकी ही स्थिति में थे जो बड़ा हिस्सा चाहते थे, लेकिन अंत में उनमें से कोई भी इस पद पर लंबे समय तक नहीं टिक सका। सेकंड लेफ्टिनेंट पिपिंग ने झांग टाई को सावधानीपूर्वक समझाया। आखिरकार लोग आमतौर पर पैसे से ही प्रेरित होते हैं। जब किसी को मुनाफे में 10% हिस्सा मिल सकता है तो वह 20% हिस्सा पाने के बारे में सोचेगा। सेकंड लेफ्टिनेंट को लगा कि नया फर्स्ट लेफ्टिनेंट एडमिनिस्ट्रेटर शायद उसे मिल रहे 20% से भी ज्यादा हिस्सा पाना चाहेगा। अपने सामने बैठे द्वितीय लेफ्टिनेंट पिपिंग पर एक नजर डालने के बाद झांग टाई ने मुस्कुराते हुए अपना पसकोट के अंदर रख लिया। उसने पस का वजन किया और महसूस किया कि उसमें कम से कम 22 सोने के सिक्के थे, जो लगभग उसके पिता के 2 साल के वेतन के बराबर थे। आम आदमी के लिए यह कोई छोटी रकम नहीं थी। सेकंड लेफ्टिनेंट, मैं वर्तमान स्थिति से बहुत संतुष्ट हूं और इसमें कुछ भी बदलने का मेरा कोई इरादा नहीं है, इसलिए आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। झांग टाई की बातें सुनकर सेकंड लेफ्टिनेंट पिपिंग ने मन ही मन राहत की सांस ली। एक घूंट पानी पीने के बाद झांग टाई ने सहज भाव से पूछा, मैं पिछले सप्ताह ग्रामीण क्षेत्र में आराम कर रहा था, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ब्लापाई का माहौल पिछले सप्ताह की तुलना में और भी तनावपूर्ण हो गया है? क्या सन राजवंश के उन विध्वंसकों को पकड़ा नहीं गया है? बुधवार को 21वीं डिवीजन के 2 सैनिक ब्लापाई में लापता हो गए। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से ब्लापाई का माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया है। सेकंड लेफ्टिनेंट पिपिंग ने धीमी आवाज में कहा। आयरन ब्लड आर्मी ब्लापाई में और अधिक तनाव पैदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये खबर जनता को नहीं बताई। झांग टाई अवाक रह गया। क्या ये काम सन राजवंश के जासूसों और विध्वंसकों ने किया था?
ऐसा मुमकिन है, लेकिन मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है। नॉर्मन साम्राज्य के उन लाल दस्तानों की वजह से ही ये लोग पकड़े गए हैं। अफसोस की बात है कि 2 हफ्ते पहले यहाँ आने के बाद से उन्होंने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है। लगता है कि ये लोग बेवजह ही शोहरत बटोर रहे हैं। जैसे ही उसने ये कहा, सेकंड लेफ्टिनेंट पाइपिन के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। लाल दस्ताने, ये नाम पहली बार सुनकर झांग टाई थोड़ा असमंजस में पड़ गया और उसने द्वितीय लेफ्टिनेंट पिपिन की ओर देखा। लाल दस्ताने क्या होते हैं? तब जाकर सेकंड लेफ्टिनेंट पाइपिन को एहसास हुआ कि ब्लैकहॉट सिटी का यह नया अधिकारी शायद उन लाल दस्तानों वाले लोगों को नहीं जानता होगा, इसलिए उसने झांग टाई को सावधानीपूर्वक समझाया। हालांकि वह बहुत बातूनी था, लेकिन उन लोगों के बारे में बात करते हुए उसके चेहरे पर घृणा के भाव साफ झलक रहे थे। आयरन हॉर्न सेना में कोई भी उन लाल दस्तानों वाले लोगों को पसंद नहीं करता था। आपका मतलब यह है कि नॉर्मन साम्राज्य की ऑर्डर रिव्यू कमेटी से संबद्ध गुप्त पुलिस की ब्लापाई में उन विध्वंसकों और जासूसों को पकड़ने के लिए जिम्मेदार है। ये खबर सुनकर झांग टाई अंदर ही अंदर सदमे में आ गया। हाँ, हो सकता है कि वे लोग अपने से ऊपर के बड़े अधिकारियों के बीच के झगड़ों में शामिल हों। कहा जाता है कि मार्शल लिन चांगजियांग और नॉर्मन साम्राज्य की ऑर्डर रिव्यू कमेटी के कुछ बड़े अधिकारियों के बीच मतभेद थे। इसके बाद सेकंड लेफ्टिनेंट पाइपिंग ने झांग टाई को उन लाल दस्तानों के बारे में अंदरूनी कहानी बताई जो विस्फोट मामले की जांच करने के लिए ब्लापाई आए थे। 21वीं डिवीजन के 2 सैनिकों के लापता हो जाने से सबको शक था कि ये काम सन राजवंश के जासूसों ने किया है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। उच्च अधिकारी बहुत नाराज थे, इसलिए इन दिनों ब्लापाई का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था। इसके अलावा इस सप्ताह ब्लापाई में और भी कई लाल दस्ताने भेजे गए। क्या इसका मतलब यह है कि मेरे द्वारा मारे गए लोगों के अलावा ब्लापाई में जासूसों का एक और जत्था मौजूद है? ये सोचते हुए झांग टाई ने राहत की सांस ली। शायद गोदाम को सचमुच उन्हीं ने जलाया था। उन्हें वाकई मौत का डर नहीं था और घटना का खुलासा होते ही वे तुरंत भाग नहीं गए। हो सकता है उस गोदाम में कोई ऐसा राज छिपा हो जिसे वे जनता के सामने उजागर नहीं करना चाहते। आखिर उस समय वह बहुत जल्दी में था और उसने गोदाम की ठीक से छानबीन भी नहीं की थी। इसके बाद झांग टाई ने मन ही मन उन सभी घटनाओं के कई उचित कारणों के बारे में सोचा। इस समय झांग टाई को ऐसा नहीं लग रहा था कि द्वितीय लेफ्टिनेंट पिपिन द्वारा उल्लिखित उन लाल दस्तानों का उससे कोई संबंध है। लाल दस्ताने तो बस एक युद्ध उपकरण थे जिसे किसी बड़े व्यक्ति ने सूर्य राजवंश के जासूसों और विध्वंसकों को निशाना बनाने के लिए ब्लापाई में फेंका था। भला वह उन छोटे मोटे लोगों से कैसे जुड़ा हो सकता था? ये सोचते हुए, हालांकि वह अभी भी थोड़ा भ्रमित था, झांग टाई ने इसे नजरअंदाज कर दिया। क्या सेना के उपकरण केंद्र में आपका कोई परिचित है? झांग टाई ने पिपिन से पूछा। मैं आयरन हॉर्न आर्मी के लॉजिस्टिक्स विभाग के हर सैन्य अधिकारी को जानता हूँ, सेकंड लेफ्टिनेंट पाइपिंग ने गर्व से कहा। सेकंड लेफ्टिनेंट पाइपिंग जैसे लोग हमेशा जानकार होते थे। इसके अलावा वे आपको कई दोस्त बनाने में मदद कर सकते थे। हालांकि लिनहार्ड जैसे लोग युद्ध के मैदान में बेहद प्रभावशाली होते थे, लेकिन सेकंड लेफ्टिनेंट पाइपिंग जैसे लोग भी कई मामलों में बहुत मददगार साबित हो सकते थे। फिर गाड़ी चलाना सीखो, मैं सेना के उपकरण केंद्र जाऊंगा। आप क्या करने जा रहे हैं? महोदय, मुझे बताया गया था कि आयरन ब्लड मेडल हासिल करने वाले व्यक्ति को सेना के उपकरण केंद्र में एक विशेष हथियार मिल सकता है। झांग टाई मुस्कुराया। कुछ दिन पहले वह लगभग अपाहिज हो गया था, इसलिए उसने उस समय इनाम के बारे में नहीं सोचा था। आखिर वह उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन अब वह पूरी तरह से ठीक हो चुका था, इसलिए ऐसा लाभ लेना तो बनता ही था। उसके पास कोई उचित हथियार भी नहीं था, इसलिए उपकरण केंद्र में हथियार चुनना उचित ही लगा। चूंकि यह पूरी सेना का उपकरण केंद्र था, इसलिए इसमें ब्लैकहॉट सिटी के शस्त्रागार में मौजूद वस्तुओं की तुलना में कई बेहतर वस्तुएं होनी चाहिए थी। अनुवादक नोबेली हिंदी ऑडियो नोबेल नॉर्मन साम्राज्य में, जो कि एक सख्त पदानुक्रम प्रणाली थी, सैनिकों के हथियारों को भी कई वर्गों और श्रेणियों में बांटा गया था। युद्ध के मैदानों में लड़ने वाले सैनिकों के लिए एक अच्छा हथियार लगभग दूसरी जिंदगी के बराबर था। इसलिए युद्ध के मैदानों में सेना के लिए सैनिकों का योगदान जितना अधिक होता था, उनकी श्रेणी उतनी ही ऊंची होती थी और निश्चित रूप से उनके हथियार भी उतने ही उत्कृष्ट होते थे। उनकी कारीगरी और उनमें इस्तेमाल की गई सामग्री की बराबरी आम मानक उपकरण कभी नहीं कर सकते थे। झांग टाई द्वारा इस्तेमाल किया गया अत्यंत भारी पुरुष प्रमाण पत्र LV2 टंगस्टन मैंगनीज मिश्र धातु से बना था, जबकि नॉर्मन साम्राज्य के आम सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार आमतौर पर औसत LV1 मिश्र धातु से बने होते थे। फील्ड अधिकारियों के हथियार और उपकरण LV3 विशेष मिश्र धातु से बने होते थे, जिसका मूल्य समान वजन के सोने से भी अधिक होता था। पुरस्कार के रूप में आयरन ब्लड मेडल जीतने वाले योद्धा आयरन हॉर्न सेना के शस्त्रागार में कम से कम LV3 विशेष मिश्र धातु से बने गैर मानक उपकरणों का चयन कर सकते थे। अब जब इतना बड़ा लाभ था, तो पूरी तरह से ठीक हो चुके झांग टाई निश्चित रूप से इसे गंवाना नहीं चाहेंगे। इसके बाद सेकंड लेफ्टिनेंट पिपिन ने झांग टाई को आधे घंटे से भी कम समय में आयरन हॉर्न आर्मी के लॉजिस्टिक्स विभाग के उपकरण केंद्र के अड्डे तक पहुंचा दिया। क्योंकि वे सभी रसद विभाग के अधिकारी थे, इसलिए वे आसानी से आपस में बात कर सकते थे। इसके अलावा द्वितीय लेफ्टिनेंट पाइपिन का यहाँ एक परिचित था, इसलिए उनके उद्देश्य का पता चलने पर रसद विभाग के एक प्रथम लेफ्टिनेंट ने झांग टाई की स्थिति की पुष्टि की और फिर उन दोनों को सीधे शस्त्रागार ले गए। 39वीं डिवीजन के शस्त्रागार की तुलना में यहाँ हथियारों और उपकरणों की संख्या 10 गुना से भी अधिक थी। सेना के शस्त्रागार में पहली बार प्रवेश करते हुए झांग टाई का दृष्टिकोण वास्तव में व्यापक हो गया। मेंस सर्टिफिकेट से भी कहीं अधिक उन्नत हथियार और उपकरण हर जगह रखे हुए थे और उन सभी का रखरखाव बहुत अच्छे से किया गया था। सभी मानक उपकरण बक्सों में रखे जाने के कारण झांग टाई को केवल गैर मानक हथियार और उपकरण ही दिखाई दिए, जिनका उपयोग केवल लेफ्टिनेंट से ऊपर के अधिकारी ही कर सकते थे। उन हथियारों और उपकरणों में एक भयानक ढाल थी जिस पर घने कांटेदार किले जड़ी थी और जो एक द्वार के आकार की थी। एक व्यक्ति के बराबर ऊंची पहिएदार कुल्हाड़ी, 500 किलोग्राम से अधिक वजनी एक भयंकर युद्ध हथौड़ा, 9 कांटेदार हथौड़ों वाला एक बेहद भारी और भयावह कोड़ा, 5 मीटर से अधिक लंबा दोधारी भाला और एक बेहद भारी धनुष था जिसका पूरा भार भरने पर वजन 1.2 टन होता था। झांग टाई सोच रहा था कि कौन सा बलवान व्यक्ति इतने भारी हथियार को युद्ध के मैदान में ले जा सकता है। इनके अलावा कई अन्य हथियार और उपकरण भी थे, जिनमें से कुछ के बारे में झांग टाई को पता भी नहीं था। अगर वह अपना पुरुष होने का प्रमाण पत्र यहाँ लगा दे तो यह तुच्छ लगेगा। झांग टाई ने इस शस्त्रागार में ब्लापाई में युद्ध की सबसे भीषण गंध महसूस की।
जब झांग टाई की नजर हैंगर पर कतार में टंगे कई भयानक युद्ध धनुषों पर पड़ी तो उसे अचानक कुछ खास याद आ गया। हालांकि उसने पहले कभी युद्ध धनुष को छुआ नहीं था, लेकिन इन धनुषों को देखकर उसे अचानक बहुत दिलचस्पी महसूस हुई। क्या सेना में कोई ऐसी टुकड़ी है जो युद्ध धनुषों से लैस हो? झांग टाई ने उपकरण केंद्र में प्रथम लेफ्टिनेंट से पूछा। एक धनुर्धर को प्रशिक्षित करना एक धनुषधारी की तुलना में कहीं अधिक महंगा पड़ता है, इसलिए नॉर्मन साम्राज्य के सभी युद्ध धनुष गैरमानक हैं। ये युद्ध धनुष उन शक्तिशाली योद्धाओं के लिए विदेशी देशों से खरीदे गए थे जो धनुष चलाने में माहिर थे। विदेशों से खरीदे गए? झांग टाई उत्सुक हो गया और उसने प्रथम लेफ्टिनेंट की ओर देखा। क्या इसका मतलब यह है कि नॉर्मन साम्राज्य युद्ध धनुष बनाने का खर्च वहन नहीं कर सकता था? युद्ध धनुषों के निर्माण के लिए एक सख्त प्रक्रिया और विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है। बेशक नॉर्मन साम्राज्य भी युद्ध धनुष बना सकता था, लेकिन ब्लैक्सन मानव वंश गलियारे में सबसे उत्कृष्ट धनुष गलियारे के पूर्व में स्थित जिन्युन देश द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ये कहते हुए प्रथम लेफ्टिनेंट ने झांग टाई की ओर एक नजर डाली। जिन्युन देश एक मानव प्रधान देश है जहां चीनी लोगों का वर्चस्व है। युद्ध क्षेत्र में धनुष चलाने में माहिर सभी योद्धा शक्तिशाली होते हैं और उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा उनकी बहुत प्रशंसा की जाती है। हालांकि युद्ध धनुषों के निर्माण प्रक्रिया और सामग्रियों को लेकर उनकी बहुत ही कठोर और उच्चतर अपेक्षाएं होती हैं। इसलिए उसके बाद उस प्रथम लेफ्टिनेंट ने आगे कुछ नहीं कहा। हालांकि झांग टाई उसकी बात समझ गया, यानी युद्ध के मैदान में धनुष चलाने में कुशल और आत्मविश्वासी कोई भी व्यक्ति नॉर्मन साम्राज्य द्वारा निर्मित घटिया धनुषों का उपयोग नहीं करना चाहेगा। इसके बजाय वे सभी जिन्युन देश में निर्मित धनुषों को पसंद करते थे। इसलिए नॉर्मन साम्राज्य ऐसी कोई भी वस्तु तैयार नहीं करना चाहता था जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। इसके अलावा वे गैरमानक उपकरण थे। आयरन हॉर्न सेना ने भी इनकी बहुत अधिक संख्या तैयार नहीं की, बल्कि शक्तिशाली देशों की मांगों को पूरा करने के लिए सीधे विदेशी देशों से कुछ वस्तुएं खरीद ली। इन युद्ध धनुषों को देखकर झांग टाई को ब्लूज की याद आ गई। झांग टाई के ब्लूज के बारे में जो समझ थी, उसके अनुसार अगर उसे चुनने का मौका मिलता तो वह निश्चित रूप से सबसे अच्छा युद्ध धनुष ही चुनता। अनुमान था कि सभी धनुर्धारियों का स्वभाव विचित्र होता है। जिन्युन देश, झांग टाई को इस देश का नाम याद था। एक चीनी होने के नाते उसे थोड़ा गर्व था, लेकिन जब नॉर्मन साम्राज्य के दो अधिकारी उसके सामने खड़े थे तो उसने अपने गर्व को चेहरे से छुपा लिया। इसके बजाय उसने बस अपना धनुष उठाया और उसे देखा। ये बहुत भारी था, 20 किलो से भी अधिक। युद्ध धनुष का हैंडल एक अजीब पदार्थ से बना था जो न तो सोना था और न ही लकड़ी। झांग टाई को पता नहीं था कि वह क्या था। पूरा युद्ध धनुष बेहतरीन ढंग से बना हुआ था। इसे पकड़ते ही झांग टाई को तीक्ष्णता और मारक क्षमता का एहसास हुआ। उसे वापस रखने के बाद उसने धनुष के हैंडल पर हुआई युआन के 2 चीनी अक्षर अंकित देखे। क्योंकि LV3 विशेष मिश्र धातु से बने हथियार और उपकरण केवल फील्ड अधिकारियों के लिए उपलब्ध थे, इसलिए इन हथियारों का गोदाम थोड़ा छोटा था जो 100 वर्ग मीटर से भी कम जगह में फैला हुआ था। हथियारों को शस्त्रागार के भीतर एक कमरे में रखा जाता था। उस कमरे में प्रवेश करने से पहले एक और दरवाजे से गुजरना पड़ता था। उस प्रथम लेफ्टिनेंट के मार्गदर्शन में झांग टाई और द्वितीय लेफ्टिनेंट पीपिंग अधिक उन्नत हथियारों के साथ इस कमरे में आए। बाहर मौजूद उन भयानक दिखने वाले और भारी भरकम हथियारों की तुलना में, जो शायद कीमती सामग्रियों से बने थे, इस कमरे के अंदर के हथियार कहीं अधिक सामान्य लग रहे थे। इनमें से किसी का भी वजन कई किलोग्राम या 1 टन के करीब भी नहीं था, जैसा कि पहले वाले हथियारों का था। इसके बजाय इस कमरे में सबसे अधिक संख्या में कृपाण, भाले और तलवारें थीं। साथ ही कुछ विचित्र वस्तुएं भी थीं, जिनकी कुल संख्या 200 से कम थी। चूंकि ये सभी गैरमानक हथियार थे, इसलिए यहाँ मौजूद प्रत्येक हथियार अपने आप में अनूठा था। हैंगर पर रखे इन चमकदार उत्कृष्ट हथियारों को देखकर झांग टाई की आंखें 10,000 साल पुराने फ्लोराइड लैंप से भी अधिक चमक उठी। निस्संदेह ये वे सबसे मूल्यवान और उत्कृष्ट हथियार थे जो झांग टाई ने अपने जन्म से लेकर अब तक देखे थे। झांग टाई को अंदर लाने के बाद अधिकारी ने लापरवाही से मछली के शल्कों जैसी बनावट वाली एक चमकदार लंबी तलवार निकाली और एक औसत उंगली जितनी मोटी स्टील की छड़ ली। बिना किसी ताकत का इस्तेमाल किए उसने स्टील की छड़ को अपने सामने क्षैतिज रूप से रखा और तलवार को उसकी ओर झटक दिया। खनखनाहट की आवाज के साथ वह स्टील की छड़ 2 टुकड़ों में कट गई, जिसका एक हिस्सा जमीन पर गिरकर झांग टाई के पैर की ओर लुढ़क गया। शरीर झुकाकर उसने उसे उठाया और देखा कि वह टुकड़ा दर्पण की तरह चिकना था। यह हथियार वाकई अपने वर्णन के लायक था। लोहे को ऐसे काटता था जैसे मिट्टी को। आम हथियार तो इसके सामने आसानी से टूट जाते। फिर प्रथम लेफ्टिनेंट तलवार को झांग टाई के पास ले आया। हालांकि तलवार ने स्टील की छड़ को काट दिया था, झांग टाई ने देखा कि ब्लेड पर एक भी निशान नहीं था। वह पहले की तरह ही चमकदार था। सेकंड लेफ्टिनेंट पाइपिंग ने भी बड़ी मुश्किल से अपनी लार ली। उनकी नजर में ये हथियार सोने के सिक्कों के ढेर के समान थे। क्या यहाँ मौजूद सभी हथियार इस मानक को पूरा करते हैं? झांग टाई ने पूछा। लगभग वैसा ही, लेकिन ये एक दूसरे से अलग हैं। लेवल 3 विशेष मिश्र धातु में कुछ अजीब गुण होते हैं। इसे ही उदाहरण के तौर पर ले लो। एक विशेष रूप से डिजाइन की गई ढाल को उठाते हुए प्रथम लेफ्टिनेंट ने समझाया, ये ढाल लेवल 3 मेमोरी मिश्र धातु से बनी है। आप इसे कितना भी पीटे, यह अपना आकार कभी नहीं खोएगी। बस इसे आग के ऊपर गर्म कर दें, ये जल्द ही अपना मूल रूप वापस पा लेगी। उस ढाल को नीचे रखने के बाद प्रथम लेफ्टिनेंट ने एक भारी धनुष उठा लिया। उसे एक हाथ से भारी धनुष उठाते देख झांग टाई और द्वितीय लेफ्टिनेंट पीपिंग दोनों चौंक गए। प्रथम लेफ्टिनेंट ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, यह देखने में बहुत भारी लगता है, लेकिन वास्तव में क्योंकि यह विशेष मिश्र धातु से बना है, यह एक हल्के धनुष से भी काफी हल्का है। हालांकि इसकी शक्ति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हथियारों को ध्यान से देखें, आप अपनी पसंद का हथियार चुन सकते हैं। झांग टाई ने फिर उत्कृष्ट हथियारों के बीच घूमना शुरू किया। चूंकि सेना के अधिकांश फील्ड अधिकारी लंबी कृपाण या तलवार चुनते थे, जबकि ब्रिगेड अधिकारी लंबे भाले पसंद करते थे, इसलिए ये स्थान इन तीनों हथियारों से भरा हुआ था। हालांकि इस कमरे में और भी कई वस्तुएं थीं। झांग टाई ने 2 उन्नत युद्ध धनुष भी देखे। सेकंड लेफ्टिनेंट पीपिंग ने झांग टाई को लंबी तलवार चुनने का सुझाव दिया। हालांकि झांग टाई ने अपना सिर हिला दिया। लंबी तलवारें देखने में अच्छी तो थीं, लेकिन बहुत ध्यान खींचने वाली थीं। कृपाण और भाले भी वैसे ही थे। दरअसल झांग टाई एक ऐसा हथियार चुनना चाहता था जिसका इस्तेमाल वह किसी भी समय लड़ाई में कर सके, इसलिए वह इतना ध्यान खींचने वाला नहीं होना चाहिए था। अगर उसके पास ऐसा हथियार होता तो अपहरण का जवाब देना उसके लिए निस्संदेह बहुत आसान होता।
अंत में जिस चीज ने उसका ध्यान खींचा वह एक अजीब सी वस्तु थी। हैंगर पर टंगे अन्य हथियारों के विपरीत ये वस्तु एक गहरे लाल रंग की ट्रे में रखी थी। इसे कमरबंद की तरह लपेट कर रखा गया था। अन्य सभी चमकदार और विचित्र हथियारों के बीच यह एक बदसूरत बतख के बच्चे की तरह साधारण लग रही थी। अनुवादक नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल झांकटाई ने उस लिपटी हुई चीज को उठाया और ध्यान से देखा। धिक्कार है, ये तो सचमुच चमड़े का कमरबंद था। हालांकि ये देखने में अच्छा था और इसकी कीमत दर्जनों चांदी के सिक्कों के बराबर थी, फिर भी इसे उन उन्नत हथियारों के साथ देखना थोड़ा अजीब था जो केवल फील्ड अधिकारियों के पास ही उपलब्ध थे। पकड़ना। झांकटाई को चमड़े की कमरबंद की बकल में कुछ अनोखा नजर आया। यह आम कमरबंदों से काफी बड़ी थी। इसके अलावा इस पर दो सांप आपस में लड़ते हुए बने थे। दिखने में भद्दा होने के बावजूद ये बेहद खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था मानो इन दो लड़ते हुए सांपों से बनी जगह का इस्तेमाल कमरबंद को टांगने के लिए किया जा सकता हो। झांकटाई ने कमरबंद के बकल के नीचे एक उभरा हुआ बटन देखा। जैसे ही उसने उसे दबाया, धातु का बकल ऊपर की ओर उछल गया और उसकी मुट्ठी में कसकर जकड़ गया। शुरुआत में झांकटाई को लगा कि यह चमड़े का कमरबंद एक नर्म तलवार है जिसे कमर पर बांधा जा सकता है। डोंडा ने पहले भी अपनी किराने की दुकान में इसी तरह की चीजें बेची थीं। हालांकि जब हैंडल जैसी दिखने वाली सांप के आकार की धातु की वस्तु बाहर निकली तो झांकटाई को लगा कि यह एक छिपा हुआ खंजर है। लेकिन जब उसने इसे पकड़ा तो वह दंग रह गया, क्योंकि यह न तो नर्म तलवार थी और न ही खंजर, बल्कि पूरी तरह से बिना ब्लेड के केवल एक तलवार का हैंडल था। झांकटाई ने इसे ध्यान से देखा। यह सचमुच एक हैंडल था जिसके हैंडल में दो सांपों के मुंह खोलने वाली जगह पर 2 सेंटीमीटर का गैप था। यह इतना छोटा था, बिल्कुल उस घाव की तरह जो झांकटाई ने कल रात अपने हाथ पर काट लिया था। यह क्या है? कोई छिपा हुआ हथियार। हालांकि ये देखने में अच्छा लगता है, लेकिन सांप के आकार के हैंडल पर कोई छिपा हुआ बटन या स्विच बिल्कुल भी नहीं है। यह क्या है? इससे पहले कि झांकटाई कुछ बोल पाता, उसके बगल में खड़े सेकंड लेफ्टिनेंट पीपिंग ने पूछ लिया। यह एक बहुत ही खास तलवार है, प्रथम लेफ्टिनेंट ने कहा और झांकटाई के हाथ से वह वस्तु ले ली। मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इस तलवार का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। झांकटाई और पाइपिंग कुछ कदम पीछे हट गए। बेहतर होगा कि तुम 2 मीटर दूर रहो। यह तलवार थोड़ी खास है, मैं इसे अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता। झांकटाई और पीपिंग कुछ और कदम पीछे हट गए, यहाँ तक कि वे प्रथम लेफ्टिनेंट से 2 मीटर की दूरी पर आ गए। उसी समय वे सोच रहे थे कि यह किस प्रकार की तलवार है। इस पर नजर रखो। जैसे ही उसकी बात समाप्त हुई, अधिकारी ने गहरी सांस ली और अपने हाथ में पकड़ी तलवार को झटका दिया। हल्की सी चाक की आवाज के साथ सांप के आकार के हैंडल से एक तेज और पतली तलवार निकली। एक तेज ठंडी रोशनी चमकी और प्रथम लेफ्टिनेंट से 1 मीटर आगे हैंडल पर टंगी एक स्टील की छड़ 2 टुकड़ों में कट गई। ठंडी रोशनी एक अनियंत्रित स्प्रिंग की तरह कई बार बेतरतीब ढंग से इधर उधर फैलती और टकराती रही। 2 बार तो वह झांकटाई और पीपिंग की ओर भी टकराए, जो इतने भयभीत हो गए कि तुरंत 2 कदम पीछे हट गए। तब प्रथम लेफ्टिनेंट ने तलवार के हैंडल को बलपूर्वक नियंत्रित करके बेकाबू होकर उछलती हुई धार को शांत किया। इस तलवार का ब्लेड पूरी तरह से हैंडल में छिपा हुआ है। इसे बाहर निकालने के लिए आपको अपनी छिपी हुई शक्ति, अदृश्य शक्ति या युद्ध ऊर्जा का उपयोग करना होगा। क्योंकि इस तलवार का ब्लेड नर्म, पतला और लचीला है, इसलिए इसे नियंत्रित करना कठिन है। गलती करने पर व्यक्ति आसानी से खुद को चोट पहुंचा सकता है। यही कारण है कि यह बहुत लंबे समय से यहाँ पड़ी है। कोई भी अधिकारी इसे चुनना नहीं चाहता। अधिकारी के बोलने के बाद झांकटाई उस तलवार की ओर बढ़ा। उसने टिड्डे के पंखों जितनी मोटी और 2 सेंटीमीटर से थोड़ी चौड़ी तलवार को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ा और ध्यान से देखा। इस समय तलवार की लंबाई 1 मीटर से अधिक नहीं थी। हालांकि उसे पहले ऐसा महसूस हुआ था कि तलवार इससे कहीं अधिक लंबी है। सावधान रहो, मैं अपनी छिपी हुई शक्ति का इस्तेमाल करके ब्लेड को आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं अपनी छिपी हुई शक्ति को इकट्ठा कर लूं तो ब्लेड पीछे हट जाएगा और तुम्हारे हाथ को घायल कर देगा। ब्लेड की पूरी लंबाई कितनी है? झांकटाई ने पूछा। लगभग 3 मीटर। आप ब्लेड को हाथ से खींच सकते हैं। मैं अपनी छिपी हुई ताकत का इस्तेमाल करके इसे धीरे धीरे बाहर धकेलूंगा ताकि आपको इसकी पूरी लंबाई दिखा सकूं। इस प्रकार झांकटाई ने अपनी 2 उंगलियों से ब्लेड की नोक को पकड़ा और पीछे हट गया। प्रथम लेफ्टिनेंट अधिकारी की छिपी हुई ताकत से धीरे धीरे धकेले जाने पर ब्लेड धीरे धीरे बाहर निकल आया। वास्तव में इसकी पूरी लंबाई लगभग 3 मीटर थी। धत्तेरे की इतनी पतली और संकरी तलवार को देखकर झांकटाई तुरंत ही इसके निर्माता की प्रेरणा का स्रोत समझ गया। धातु की टेप। इस तलवार के आविष्कार की प्रेरणा का स्रोत एक ऐसी आम वस्तु थी जो लोगों के दैनिक जीवन में बहुत आम है। झांकटाई को आज भी याद है कि जब वह बहुत छोटा था तो उसने अपने पिता की धातु की टेप निकालकर खेलना शुरू किया था। अंत में टेप इतनी तेजी से वापस आई कि उसके चेहरे और हाथ पर एक साथ चोट लग गई। इसके लिए उसकी मां ने उसे पीटा भी था, जिसका उसके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इस तलवार का ब्लेड धातु के उस टेप की तरह था जो लिपटा हुआ तलवार के हैंडल में छिपा हुआ था। इसे बाहर निकालने के लिए विशेष शक्ति की आवश्यकता होती थी। एक बार वह शक्ति समाप्त हो जाए तो यह अपने आप वापस अंदर चला जाता था। सामग्री, कारीगरी और उस खूबसूरत हैंडल को छोड़कर सिद्धांत और मौलिकता के मामले में क्या इस विशेष लंबी तलवार और कुछ ही तांबे के सिक्कों में मिलने वाले धातु के टेप में कोई अंतर था? क्या इस तलवार के आविष्कारक को बचपन में घर पर एक धातु के टेप से चोट लगी थी, जिसके कारण बड़े होने पर उन्हें ऐसा विचार आया? ये निश्चित रूप से ऐसा ही था। शक्तिशाली योद्धाओं के लिए साधारण कपड़े चित्रे के समान होते हैं, ऐसे में इतने नाजुक और तीखे हथियार की तो बात ही क्या। कठोर नियंत्रण के अलावा इस हथियार को दूसरों द्वारा न चुने जाने का मुख्य कारण ये था कि इसकी बनावट और उपयोग दोनों ही कुछ हद तक स्त्रीत्वपूर्ण थे, जो युद्ध देवता के अनुयायियों द्वारा अपनाए जाने वाले मर्दाना, भव्य और शानदार हथियारों से मेल नहीं खाते थे। हालांकि दूसरों को यह हथियार पसंद नहीं था, लेकिन झांकटाई के लिए यह बहुत उपयुक्त था। वह कमरबंद असल में उस हथियार को टांगने वाला एक पोर्टेबल हैंगर था। ये पोर्टेबल और भद्दा सामान झांकटाई की मौजूदा स्थिति के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। जहां तक वास्तविक युद्ध में इसके उपयोग की बात है तो ट्रबल रिअपियरेंस फ्रूट्स इस समस्या का समाधान बहुत जल्द कर सकते हैं। इस खास तलवार का नाम बहुत ही उपयुक्त था, लाल सांप की तलवार। लाल सांप जहरीले थे। प्रथम लेफ्टिनेंट के अनुसार तलवार की मूठ पर कुछ विशेष लाल सजावटी पैटर्न बने हुए थे, जिन पर विशेष प्रक्रिया की गई थी। जब कोई अपनी छिपी हुई शक्ति का प्रयोग करके इसे बाहर धकेलता तो उसे एक चमकदार तैरता हुआ लाल सांप दिखाई देता।
इसके अलावा सांप को बाहर धकेलने की शक्ति के आधार पर दिखाई देने वाले लाल सांपों के रंग और संख्या भी भिन्न भिन्न होती। निस्संदेह, हालांकि थोड़ा अजीब है, ये लाल सांप वाली तलवार निश्चित रूप से यहाँ रखे जाने के योग्य थी। बिना किसी झिझक के झांग टाई ने इसे तुरंत चुन लिया, क्योंकि वह यहाँ आसानी से इसका परीक्षण नहीं कर सकता था और न ही वह ये सच उजागर करना चाहता था कि वह पूरी तरह से ठीक हो चुका है। इसलिए उसने बिना एक बार भी इसका परीक्षण किए इस तलवार को चुन लिया। इसके बजाय उसने पिपिन के साथ जाने से पहले इसे ले जाने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। जब वे उपकरण केंद्र के द्वार पर पहुंचे तब तक झांग टाई ने अपनी साधारण कमरबंद खोलकर कूड़ेदान में फेंक दी थी। इसके तुरंत बाद उसने लाल सांप वाली तलवार को अपनी कमर पर बांध लिया। वह बहुत अच्छे मूड में था। शाम को झांग टाई ने उसी होटल में रात का खाना खाया जहां उन्होंने पिछली बार बिलिस के साथ खाना खाया था। इस बार उन्हें लगा कि उनकी भूख लगभग 20% बढ़ गई है। ऐसा लग रहा था जैसे यह उनके प्रारंभिक स्वास्थ्य लाभ का प्रभाव हो। हमेशा की तरह उतना ही खाना खाने के बाद झांग टाई ने एक और स्टेक मंगवाया, जिसे खाने के बाद उन्हें लगभग पेट भरा हुआ महसूस हुआ। इस भोजन के बाद झांग टाई को ऐसा महसूस हुआ कि भोजन पचाने के बाद उसमें मौजूद पोषक तत्व और ऊर्जा उसे शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक ऊर्जावान बना रहे हैं। भोजन करने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर एक नई गर्म ऊर्जा का संचार हो रहा हो, जिससे उसे बहुत आराम मिला। झांग टाई को यकीन था कि बिलिस कब से उसके सामने आदरपूर्वक खड़ा था। रात का खाना खाने के बाद झांग टाई ने बिलिस पर एक नजर डाली। एक हफ्ते बाद उस आदमी ने अपने कपड़े बदल लिए थे। उसने टोपी पहन रखी थी और वह अच्छा दिख रहा था, कम से कम पिछली बार से तो काफी शालीन था। बैठ जाएं। बैठने की अनुमति मिलने के बाद बिलिस सावधानीपूर्वक झांग टाई के सामने बैठ गया और इस सप्ताह हुई घटनाओं के बारे में बताया। जैसा कि उम्मीद थी, झांग टाई द्वारा श्री बेसे से ब्लैकमेल करके हासिल किए गए 20 सोने के सिक्कों को उन बदमाशों को दिए जाने के बाद जिनके पैर झांग टाई ने तोड़ दिए थे, उनमें से किसी ने भी संकोच नहीं किया। उन सभी ने इलाज का खर्च लिया और बिलिस के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन बदमाशों के लिए नाक में नथनी पहने उस आदमी की तुलना में झांग टाई पर भरोसा करना 100 गुना अधिक सम्मानजनक था। झांग टाई को पहली बार प्रशंसा और चेतावनी का असर महसूस करते हुए थोड़ा सुखद लगा। कुछ बदमाशों को अपने चमचों में ढलने से उसे उपलब्धि का एहसास भी हुआ। मैंने तुमसे कहा था कि तुम सूर्य राजवंश के उन जासूसों और विध्वंसकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। कैसा रहा? झांग टाई का सवाल सुनकर बिलिस थोड़ी घबरा गई। कहा जाता है कि उन लोगों को पकड़ने के लिए जिम्मेदार लोग नॉर्मन साम्राज्य की गुप्त पुलिस थे। क्योंकि वे बहुत गुप्त रूप से काम करते हैं, इसलिए मुझे कोई भी प्रासंगिक खबर नहीं मिल सकी। यह जवाब झांग टाई की उम्मीदों के अनुरूप ही था। बिलिस ने उसे बता दिया था कि सन राजवंश के उन जासूसों और विध्वंसकों को पकड़ने के लिए कौन जिम्मेदार थे, जिससे ऐसा लगा कि उसने काफी कुछ किया है। हालांकि उसके जैसे लोग गुप्त समाचारों के बजाय केवल गपशप ही इकट्ठा कर सकते थे। रिपोर्ट सुनने के बाद बिलिस थोड़ी घबरा गई और उसने झांग टाई की तरफ देखा। ओह, मुझे एक समस्या है। यह क्या है? वे लोग अब भी यह विश्वास नहीं करते कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। वे निश्चित होने से पहले आपको अपने असली बॉस को देखना चाहते हैं। झांग टाई ने पहले तो थोड़ा भौहें चढ़ाई, लेकिन जल्द ही शांत हो गया। ये भी उसकी उम्मीदों के अनुरूप ही था। क्या वे ठीक हो गए हैं? अभी नहीं, लेकिन इलाज के बाद उनमें से कई अब चल सकते हैं। अगले हफ्ते किसी दिन मैं उनसे मिलूंगा। ठीक है। इसके बाद बिलिस ने अपना सिर नीचे कर लिया। अब झांग टाई के पास इस तुच्छ मामले की परवाह करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। वह मुख्य रूप से अपने निवास पर लौटना चाहता था और अपनी लाल सांप तलवार को आजमाने के लिए संकट पुनः प्रकट होने की स्थिति में प्रवेश करना चाहता था। अनुवादक नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल आसपास के पहाड़ों और मैदानों में मौजूद सभी औसत जंगली भेड़िए और विशालकाय भेड़िए लहरों की तरह झांग टाई की ओर बढ़ पड़े। इस समय लाल सांप की तलवार एक लचीले आध्यात्मिक सांप में बदल गई थी, जो झांग टाई के ठीक सामने एक -3 मीटर के दायरे में तैर रही थी। इस दायरे में आने वाले सभी जंगली भेड़िए या तो अपना सिर गंवा बैठते थे या उनके शरीर पर भयानक घाव हो जाते थे, खून बहता था, वे दर्द से कराहते हुए जमीन पर लुटते थे और फिर मर जाते थे। 3 और जंगली भेड़िए झांग टाई पर टूट पड़े, एक आगे और 2 पीछे। झांग टाई ने अपनी लाल सांप जैसी तलवार लहराई और उससे 1 मीटर से अधिक दूरी पर खड़े पहले जंगली भेड़िए का सिर काट दिया। उसके तुरंत बाद तलवार एक बार फिर लंबी हो गई और 3 मीटर दूर तक पहुंच गई। एक सुंदर एस आकार बनाते हुए उसने पीछे खड़े जंगली भेड़ियों पर 2 भयानक 2 फुट लंबे घाव कर दिए। ये घाव उनके सिर से लेकर पूंछ तक फैले हुए थे, जिससे वे दर्दनाक चीखें मारने लगे। जंगली भेड़िए झांग टाई पर अंतहीन लहर की तरह टूट पड़े। जैसे ही उसने 3 जंगली भेड़ियों को मारा, एक और भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया। जब जंगली भेड़िया अपना खून से सना मुंह खोलकर झांग टाई की पिंडली पर काटने ही वाला था, तभी 3 मीटर दूर तक पहुंच चुकी तलवार बिजली की तरह पीछे हट गई। झांग टाई के हिलने से पहले ही वह तलवार उछलकर उस जंगली भेड़िए के पास से निकल गई। परिणाम स्वरूप जैसे ही जंगली भेड़िया झांग टाई के करीब आया, उसने बहुत सारा ताजा खून बिखेर दिया, फिर दर्द से कराहते हुए लुढ़क कर दूर चला गया। तलवार लगभग पूरी तरह से अंदर खींची हुई थी, केवल हैंडल से 20 सेंटीमीटर से भी कम का छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा था। झांग टाई तेजी से एक तरफ हट गया और एक विशाल भेड़िए से बच गया जो चुपके से पास आ गया था और फिर सबसे नाजुक क्षण में उस पर जोरदार हमला कर दिया। हालांकि जब वह अभी हवा में ही था, झांग टाई ने अपनी खंजर जैसी तलवार से उस पर कई बार वार किया। परिणाम स्वरूप जैसे ही विशाल भेड़िया जमीन पर गिरा, वह नीचे की ओर झुक गया और भी जंगली भेड़िए उस पर टूट पड़े और उसके हाथ के इशारे के ठीक बाद 2 मीटर से अधिक लंबी एक तलवार ने उन जंगली भेड़ियों को उसी तरह काट डाला जैसे उसने पहले दूसरों को काटा था। फिर तलवार एक बार फिर पीछे हट गई और 1 मीटर लंबी तलवार में बदल गई, बिल्कुल एक सामान्य तलवार की तरह। उसे पकड़कर झांग टाई को ऐसा लगा जैसे वह एक सामान्य लंबी तलवार चला रहा हो। फिर वह भेड़ियों के झुंड में घुस गया और अपने साथ भयंकर हवा और खून की बारिश लेकर आया। 10 मिनट बाद झांग टाई ने अपनी लंबी तलवार आखिरी विशालकाय भेड़िए के मुंह में घुसा दी। तेजी से लंबी होती तलवार ने सीधे विशालकाय भेड़िए के शरीर को चीर दिया और उसके निचले हिस्से से बाहर निकल गई, फिर वापस खींच ली गई। तलवार को पकड़े हुए झांग टाई ने चमकदार ब्लेड पर एक नजर डाली, जिस पर इस नरसंहार की शुरुआत से लेकर अब तक ताजा खून का कोई निशान नहीं था। वह जोर से हंस पड़ा।
अगर सेकंड लेफ्टिनेंट पाइपिंग और इक्विपमेंट सेंटर के उस फर्स्ट लेफ्टिनेंट ने उसे इतनी कुशलता से इस लाल सांप वाली तलवार का इस्तेमाल करते हुए देख लिया होता तो वे बहुत आश्चर्यचकित हो जाते, इतना कि उनके मुंह में एक बड़ा बत्तख का अंडा भी समा सकता था। संकट पुनः प्रकट होने की स्थिति एक बार फिर प्रकाश के बिंदुओं में बिखर गई। आज झांग टाई को अपनी लाल सांप वाली तलवार मिलने के बाद तीसरा दिन था। असल बात यह थी कि अगर आपको किसी हथियार में निपुणता हासिल करनी है तो आपको युद्ध के मैदान में उसका अभ्यास करना ही होगा। इन दिनों इस तलवार को थामे हुए झांग टाई ने संकट पुनः प्रकट होने की स्थितियों में कई लड़ाइयां और मौतें देखी थी। गलत तरीके से इस्तेमाल करने के कारण वह तलवार से कई बार घायल हो चुका था। कई लड़ाइयों और मौतों का सामना करने के बाद, जिनमें उन्होंने अपनी जान और खून की कीमत चुकाई, हजारों जंगली भेड़ियों और विशालकाय भेड़ियों के हमलों का सामना करने के बाद झांग टाई को पहली बार लाल सांप तलवार का रहस्य समझ में आया। तलवार को हाथ में लेकर उन्होंने अंततः अपने अंतर्मन से इस तलवार का कुशलतापूर्वक उपयोग करना सीख लिया। झांग टाई को एहसास हुआ कि उसे सचमुच एक अनमोल खजाना मिल गया है। ये लाल सांप वाली तलवार उसके शस्त्रागार में सबसे बेहतरीन हथियारों में से एक थी। अगर झांग टाई से इसका नाम रखने को कहा जाता तो वह जो नाम रखता वह निश्चित रूप से लोगों को भद्दा लगता, पुरुष का लिंग। वह अपनी इच्छा से पूरी तलवार की लंबाई और कठोरता बदल सकता था। आखिर वह किसी पुरुष का लिंग ही तो था। लाल सांप की तलवार को इतनी कुशलता से चलाने का रहस्य उसकी धार में समाहित निरंतर बदलती हुई गुप्त शक्ति में छिपा था। इस गुप्त शक्ति से तलवार की धार कठोर और लंबी हो सकती थी। यदि यह बहुत लंबी हो जाती तो धार थोड़ी लचीली हो जाती, जिससे इसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता। इस समय तलवारबाज को अपनी तलवार में डाली गई गुप्त शक्ति में कुछ समायोजन करना चाहिए ताकि वह तलवार की असाधारण कार्यक्षमता के साथ संतुलित रहे। इस तरह तलवारबाज इस तलवार को स्वतंत्र रूप से चला सकेगा और इसकी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकेगा। एक योद्धा के लिए जब वह हथियार का इस्तेमाल करता था तो उसमें डाली गई शक्ति अपेक्षाकृत स्थिर होती थी, इसलिए कई लोगों के लिए अपने हथियार में बदलती हुई गुप्त शक्ति डालना एक बड़ी चुनौती थी। इस हथियार का इस्तेमाल करते समय उसे अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर डाली गई गुप्त शक्ति की मात्रा की गणना करनी पड़ती थी और उसे बार बार बदलना पड़ता था, जिसका अर्थ था मानसिक और शारीरिक शक्ति पर भारी बोझ। खासकर युद्ध में ये बोझ कई लोगों के बस की बात नहीं थी। हालांकि झांग टाई के लिए, जिसके पास प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा और गणित में असाधारण दक्षता थी, यह मामला ठंडे पानी पीने जितना आसान था। शुरुआत में झांग टाई इस तलवार के साथ अच्छी तरह से तालमेल नहीं बिठा पाया था, लेकिन कई बार अभ्यास करने के बाद जब उसने तलवार के प्रदर्शन और एक निश्चित लंबाई तक बाहर निकाले जाने पर वास्तविक स्थिति के अनुसार छिपी हुई शक्ति की मात्रा को बदलने की तकनीक को समझ लिया, तो वह इसकी पूरी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हो गया। कभी कभी झांग टाई को लगता था कि उसके हाथ में मौजूद वस्तु महज एक तलवार नहीं बल्कि एक परिष्कृत हथियार का मिश्रण है। इसे बहुविभागीय हथियार कहना शायद अधिक उचित होगा। जब तलवार की लंबाई 20 सेंटीमीटर से थोड़ी अधिक होती थी तो इस तलवार का उपयोग कटार या छोटी कृपान के रूप में किया जा सकता था। जब तलवार की लंबाई 1 मीटर से थोड़ी अधिक हो जाती है तो उसमें अंतर्निहित शक्ति डालने के बाद भी वह अपनी अधिकतम कठोरता और उचित दृढ़ता बनाए रख सकती है। इस प्रकार इस तलवार का उपयोग एक नाजुक लंबी तलवार के रूप में किया जा सकता है जो लोहे को मिट्टी की तरह आसानी से काट सकती है। जब 3 मीटर लंबी ब्लेड पूरी तरह खुल जाती थी तो ये तलवार एक भयानक युद्ध तलवार के रूप में इस्तेमाल की जा सकती थी, जो मैंस सर्टिफिकेट को भी टक्कर दे सकती थी। झांग टाई के हाथों और कदमों को भी गिने तो इसका आक्रमण दायरा 4 मीटर से अधिक हो सकता था। इसके अलावा अज्ञात धातु से बनी इसकी बेहद पतली ब्लेड मैंस सर्टिफिकेट की ब्लेड से कहीं अधिक प्रभावी थी। पर्याप्त शक्ति के साथ इस्तेमाल करने पर इस लाल सांप जैसी तलवार का उपयोग चाबुक और भाले के रूप में भी किया जा सकता था। जब इसे चाबुक की तरह इस्तेमाल किया जाता था तो इसकी धार दुश्मन को कोड़े की तरह मार सकती थी। कुशलता से इस्तेमाल करने पर तलवार से किसी चीज को बांधकर अपने सामने लाया जा सकता था। भाले की तरह इस्तेमाल करने पर इसकी नुकीली नोक 2-4 मीटर की दूरी से किसी विशाल तलवार या वरानित को आसानी से काट सकती थी। छुपी हुई शक्ति से युक्त होने पर त्रिकोणीय आकार की तलवार की नोक एक छिपे हुए हथियार की तरह तेजी से फैलकर भेदन क्षमता को और बढ़ा देती थी। इस तलवार का आविष्कार करने वाला व्यक्ति निस्संदेह विलक्षण प्रतिभा का धनी था। हालांकि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की रचना हमेशा अलग थलग और बर्फीली रोशनी से जगमगाते भयंकर हथियारों के बीच घूम रहती है। भले ही कोई इसकी स्त्री सुलभ बनावट पर आपत्ति न करे और इसे सरसरी तौर पर देखे, तब भी कोई इस हथियार के डिजाइन और उपयोग के सार को तुरंत नहीं समझ सकता। उन्हें बस इतना ही महसूस होगा कि इसे नियंत्रित करना आसान नहीं है। विभिन्न कारणों से अंततः लाल सांप वाली तलवार झांग टाई के हाथों में आई। सच तो यह है कि अगर झांग टाई अपनी असली ताकत को उजागर नहीं करना चाहता और सीमावर्ती इलाके में नहीं होता तो वह लौह पदक जीतने के इनाम के तौर पर इस अजीब हथियार को नहीं चुनता। लेकिन हथियार की क्षमताओं को देखते हुए उसने इस बार सही चुनाव किया। वह मन ही मन आश्चर्यचकित था। अगले कुछ दिन झांग टाई के लिए ब्लापाई में सबसे आरामदायक और सुखद दिन थे। एक अजीबोगरीब स्थिति में होने के कारण जहां उसे चोट तो नहीं लगी थी लेकिन खून बह रहा था, हन्ना आज्ञाकारी हो गई और पहले की तरह आधी रात को झांग टाई के पास नहीं आई, जिससे उसे अपने युद्ध कौशल को लगातार बेहतर बनाने के लिए मुसीबत पुनः प्रकट होने की स्थितियों में खुद को लीन करने के लिए अधिक समय मिल गया। इसके विपरीत हन्ना का बड़ा भाई झांग टाई के लिए केंचुए छोड़ने के एजेंट के रूप में प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता और देर से घर लौटता था। चैवली के पड़ोसी गांवों के किसान परिवार उत्सुकतापूर्वक अपने केंचुए हन्ना के बड़े भाई को बेचते थे, जो फिर उन सभी केंचुओं को जंगल में छोड़ देता था। हालांकि झांग टाई ने खुद केंचुओं को मुक्त नहीं किया था, लेकिन हन्ना के बड़े भाई द्वारा ऐसा करने के पुण्य कभी भी मोचन फल को बढ़ा रहे थे, जिसका प्रभाव झांग टाई पर भी पड़ रहा था। वह हन्ना के बड़े भाई द्वारा केंचुओं को मुक्त कराने के प्रभाव का परीक्षण कर सकता था, जिससे वह वास्तव में आश्चर्यचकित हो गया। ये जानकर कि यह वास्तव में संभव है, झांग टाई ने अनुमान लगाया कि भले ही उसे ब्लापाई न जाना पड़े, फिर भी वह हन्ना के बड़े भाई जैसे किसी व्यक्ति को केंचुओं को मुक्त कराने के लिए नियुक्त कर सकता है। शायद कुछ वर्षों में पवित्र युद्ध से पहले ही वह मध्यम स्तर की स्वस्थता प्राप्त कर लेगा। वह इतनी नियमित आवृत्ति पर फल खाने से वास्तव में बहुत खुश था। इसके अलावा झांग टाई द्वारा चैवली गांव में केंचुए खरीदने की घटना न केवल चैवली में बल्कि आसपास के गांवों में भी फैल गई थी। सोने के सिक्कों के लालच में आकर चैवली के कुछ घरों और आसपास के गांवों के कुछ घरों ने केंचुए पालना शुरू कर दिया। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि 1 साल बाद वह मूर्ख उनके केंचुए खरीदने आएगा या नहीं, लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं थी। बेशक झांग टाई इस बात से खुश थी कि उन्होंने ऐसा करने के बारे में सोचा।
सबसे आरामदेह और तनावमुक्त दिनों के दौरान ब्लापाई और यहाँ तक कि चेवली गांव में भी कई लोग वास्तव में घबराहट और खुशी की स्थिति में व्यस्त थे, क्योंकि कुछ दिनों बाद ब्लापाई में सबसे महत्वपूर्ण और भव्य वार्षिक बियर उत्सव आने वाला था। बियर उत्सव के दिन चेवली जैसे गांव कई सजे धजे वाहनों का आयोजन करके ब्लापाई के मुख्य शहर की ओर रवाना होते थे। चेवली के सबसे बलवान पुरुष, सबसे खूबसूरत महिलाएं और सबसे स्वादिष्ट बियर इन सजे धजे वाहनों के साथ शहर के मुख्य शहर में एक दिन के उत्सव में शामिल होने जाते थे। ये पूरे गांव के लिए एक बड़ा आयोजन होता था। ऐसे उमस भरे माहौल के साथ ब्लापाई में बियर महोत्सव का आयोजन होने वाला था। अनुवादक नोबेली हिंदी ऑडियो नोबेल शाम ढलते ही ब्लैक हॉट सिटी के सार्वजनिक चौक के ऊपर एक हवाई यान प्रकट हुआ। यह इतनी अचानक प्रकट हुआ मानो शून्य से निकल आया हो। ब्लैक हॉट सिटी के अधिकांश लोगों के ध्यान देने से पहले ही यह प्रकट हो चुका था। ब्लैक हॉट सिटी के अधिकांश आम नागरिकों के लिए हवाई यान एक दुर्लभ दृश्य थे। इसीलिए जब कुछ तेज नजर वाले लोगों ने ब्लैक हॉट सिटी के नागरिक चौक के ऊपर अचानक एक हवाई यान को प्रकट होते देखा, तो आसपास के कई लोगों ने सिर उठाकर उसे जमीन से 200 मीटर ऊपर मंडराते हुए देखा। उस हवाई यान को पहले किसी ने नहीं देखा था। सपाट, चिकना और सुव्यवस्थित आकार वाले उस हवाई यान में पक्षी के पंखों की तरह दो स्थिर फ्लैप थे। उसकी रोशनी चांदी जैसी चमक रही थी। जमीन से देखने पर वह आकाश में तैरती हुई चांदी की मछली जैसी लग रही थी। क्योंकि यह बहुत ऊंचाई पर नहीं था, इसलिए जमीन पर मौजूद लोग एयरशिप की पूंछ पर लगे प्रोपेलर और दोनों फ्लैप को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। सामान्य शब्दों में कहें तो यह एक भव्य और प्रभावशाली हवाई यान था। इसे देखते ही लोग समझ जाते कि यह निश्चित रूप से एक उन्नत हवाई यान है। हवाई यान के आने से चौक पर तस्वीरें खिंचवाने के लिए तरस रहे फोटोग्राफरों में उत्साह भर गया। उन्होंने सही कोण बनाकर और अपने फोटोग्राफी उपकरण संभालकर ब्लैक हॉट सिटी के नागरिकों को इतने खूबसूरत हवाई यान के साथ तस्वीर लेने का सुनहरा मौका गंवाने से बचाया। बेशक कई नागरिक तस्वीरें लेना चाहते थे। हवाई यान नगर चौक के ऊपर मंडराता रहा। किसी को नहीं पता था कि वह क्या करने वाला है। ब्लैक हॉट शहर के कई लोगों का मानना था कि यह नॉर्मन साम्राज्य से आया होगा। शायद इसके अंदर कोई बड़ा नाम छिपा हो। 10 मिनट से अधिक समय तक ऐसा ही शांतिपूर्ण माहौल बना रहा, तभी अचानक भारी संख्या में बख्तरबंद सैनिक और वाहन नॉर्मन साम्राज्य की सेना के रूप में प्रकट हुए, मानो वे किसी दुर्जय शत्रु का सामना करने आए हों। नॉर्मन साम्राज्य के एक अधिकारी ने सैनिकों को चौक से लोगों को निकालने का आदेश दिया। तभी नागरिकों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वे जल्दी से वहां से निकल गए। उस हवाई यान को देखकर 39वीं डिवीजन के थल से हवाई रक्षा शिविर के एक अधिकारी के माथे से पसीना टपकने लगा। ये हवाई यान इतनी तेजी से चल रहा था। जैसे ही ब्लैक हॉट सिटी में तैनात वायु रक्षा टुकड़ी ने देखा कि यह हवाई यान नॉर्मन साम्राज्य के किसी भी प्रतीक चिन्ह के बिना ब्लैक हॉट सिटी के हवाई क्षेत्र की ओर उड़ रहा है और इसकी बनावट और विशेषताएं नॉर्मन साम्राज्य द्वारा निर्मित या सेवा में मौजूद किसी भी हवाई यान से मेल नहीं खाती हैं, वायु रक्षा टुकड़ी ने यहां मौजूद थल टुकड़ी को हवाई रक्षा चेतावनी भेज दी। ब्लैक हॉट शहर की दीवार पर स्थित वायु रक्षा हथियारों का मुख्य धारा से चलने वाला बॉयलर सक्रिय अवस्था में था। चेतावनी मिलते ही 39वीं डिवीजन के प्रशिक्षित सैनिकों ने मुख्य बॉयलर को दबावयुक्त किया और वायु रक्षा हथियारों को तैयार कर लिया। इस प्रक्रिया के दौरान 39वीं डिवीजन के सैनिकों ने वास्तव में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हालांकि ये हवाई यान इतनी तेजी से उड़ा कि वायु रक्षा हथियार तैयार होने से पहले ही यह शहर की दीवारों के भीतर स्थित एलवी एक हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। चूंकि यह हवाई यान नॉर्मन साम्राज्य से नहीं आया था और अगर वायु रक्षा शिविर के अधिकारी इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त न होते कि सन राजवंश में ऐसा कोई हवाई यान नहीं था, तो पूरे शहर में वायु रक्षा की चेतावनी बहुत पहले ही बज चुकी होती। हालांकि वायु रक्षा शिविर के अधिकारी अभी भी पसीने से तरबतर थे। सर, वायु रक्षा शिविर का लैंप संदेश वाहन पहले से ही तैनात है। साधारण कोड का उपयोग करके एयरशिप पर मौजूद उन लोगों से संपर्क करें, उनकी स्थिति और यहां आने का उद्देश्य पता करें। मौके पर मौजूद अधिकारी ने आदेश दिया। सार्वजनिक चौक पर एक पेशेवर भूमि से वायु संचार वाहन पहले से ही तैयार था। वाहन पर विशेष प्रकाशीय संचार उपकरण लगे हुए थे। आदेश मिलते ही सैनिक ने तेजी से उपकरणों से आवरण हटाया और उसी प्रकाश संदेश को 2 बार हवाई यान की ओर भेजा। कुछ ही देर में हवाई यान ने जवाब दिया, क्योंकि उसके लैंपलाइट सिग्नल उपकरण भी जमीन की ओर टिमटिमाने लगे। विमान को जमीन से टकराते देख वायु रक्षा शिविर के अधिकारी ने आखिरकार राहत की सांस ली। महज कुछ ही मिनटों में खबर मिलते ही कर्नल लाइबनेज एक वाहन में सवार होकर नगर चौक पर पहुंच गए। हवाई जहाज में सवार लोग उनसे सीधे बात करना चाहते थे और कर्नल लाइबनेज को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि चाहे नॉर्मन साम्राज्य हो या कोई और जगह, ऐसे आलीशान हवाई जहाज में यात्रा करने वाले लोग निसंदेह उच्च प्रतिष्ठा और उच्च पृष्ठभूमि वाले बड़े व्यक्ति होते थे। कम से कम कर्नल लाइबनेज तो ऐसे हवाई जहाज में यात्रा करने के योग्य नहीं थे। जब कर्नल लाइबनेज नागरिक चौक पर पहुंचे तो उन्होंने अपना सिर उठाकर उस खूबसूरत हवाई यान को देखा। फिर उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि पूरी आयरन हॉर्न सेना में किसी भी जनरल का हवाई यान इसकी बराबरी नहीं कर सकता था। नॉर्मन साम्राज्य की पूरी उत्तरी सीमा सेना में शायद केवल मार्शल लिनचांगजी का निजी हवाई यान, जिसे पूर्व से विशेष रूप से तैयार किया गया था, ये इसकी बराबरी कर सकता था। कर्नल लाइबनेज को आश्चर्य हुआ कि कोई बड़ा व्यक्ति इस दूरस्थ छोटे शहर में क्यों रुचि लेगा। ब्लैक हॉट सिटी के सर्वोच्च कमांडर के आने की खबर मिलते ही एयरशिप के अंदर मौजूद लोग उससे उतरने लगे। हाँ, उतर जाओ। वे सीधे सैकड़ों मीटर की ऊंचाई से नीचे उतरे। नॉर्मन साम्राज्य के वायु रक्षा शिविर के सैनिकों और अधिकारियों ने जब हवाई जहाज से एक व्यवस्थित रूप में बाहर निकलते हुए काले धब्बों को देखा तो सभी लोग अवाक रह गए और उनके मुंह खुले रह गए। हवाई जहाज से बाहर निकलने वाले काले धब्बे असल में इंसान थे। वे लोग हवा में तैरते हुए यान से ऐसे कूदे जैसे पानी में पकौड़े गोता लगाते हैं। उन्होंने पलक झपकते ही जमीन से दूरी कम कर ली और जमीन से 50 मीटर से भी कम ऊंचाई पर पहुंच गए। जब जमीन पर मौजूद सभी लोगों को लगा कि हवाई जहाज से कूदने वाले वे पागल लोग मांस का पेस्ट बन जाएंगे, तभी अचानक आसमान कुछ पल के लिए काला हो गया, क्योंकि उन सभी पागलों ने अपने हाथों में एक घूमने वाला यंत्र खोल दिया था जो लगातार घूम रहा था। इसके परिणामस्वरूप उन सभी पागलों की गति धीमी हो गई। इसके तुरंत बाद उन्होंने आसमान से गिरते उल्कापिंडों की तरह जमीन पर गिरने से पहले अपने पैराशूट समेट लिए। बूम! चौक के चारों ओर खड़े सभी सैनिकों ने जमीन में हल्की सी कंपन महसूस की। पलक झपकते ही जमीन पर पड़ी कई ईंटें मकड़ी के जाले की तरह टुकड़ों में बिखर गईं और चौक में फैल गईं। अचानक काले बालों और काली आंखों वाले सभी चीनी सैनिक भले की तरह सीधे खड़े हो गए, जिससे उनकी हत्या करने की मंशा स्पष्ट हो गई।
उन लोगों को सैकड़ों मीटर की ऊंचाई से पलक झपकते ही जमीन पर गिरते देख कर्नल लाइबनिज समेत सभी ने बड़ी मुश्किल से अपनी लान ली। ये लोग बेहद शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली कि 39वीं डिवीजन के आम सैनिक उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते थे, या कम से कम 39वीं डिवीजन के सैनिकों को ऐसा ही लगता था। वायु रक्षा शिविर के अधिकारी का चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने उन खूंखार चीनी सैनिकों को हवाई जहाज से इतनी तेजी से जमीन पर उतरते देखा था और तुरंत पहचान लिया था कि उन्होंने अभी अभी फोल्डेबल रोटाशूट का इस्तेमाल किया था। नॉर्मन साम्राज्य की सबसे श्रेष्ठ शाही वायुसेना इन्हीं रोटाशूट का इस्तेमाल करती थी, जो आम पैराशूट से कहीं ज्यादा उन्नत थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। वायु रक्षा शिविर के अधिकारी का चेहरा पीला पड़ने का कारण उनकी उतरने की गति थी, जो शाही वायुसेना द्वारा आवश्यक गति से लगभग आधी थी। इसका मतलब यह था कि अगर उनकी टुकड़ी यहां बचाव कर रही होती तो जमीन से हवा में मार करने वाले सभी हथियारों के लॉन्च होने और उन लोगों पर निशाना साधने जैसी सामरिक गतिविधियों के पूरा होने से पहले ही वे जमीन पर गिर चुके होते। उन लोगों के सामने शिविर संख्या 39 का वायु रक्षा शिविर पूरी तरह से बेकार हो जाता। कहने का तात्पर्य यह था कि उन सैनिकों को आगे भीषण नरसंहार का सामना करना पड़ सकता था। ये कौन है? नॉर्मन साम्राज्य के पास इतनी विशिष्ट सैन्य टुकड़ी नहीं हो सकती, वायु रक्षा शिविर के अधिकारी ने मन ही मन खुद से पूछा। वायु रक्षा शिविर के अधिकारी ही नहीं बल्कि 39वीं डिवीजन के सभी सैनिकों और अन्य अधिकारियों के मन में भी यही सवाल था। इन लोगों के अचानक प्रकट होने से हर कोई स्तब्ध था। जैसे ही उन्होंने इन लोगों को देखा, वे समझ गए कि वे इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि एयरशिप से कूदते उन शक्तिशाली सैनिकों को देखकर हर कोई चौंक गया था, लेकिन अगले दृश्य ने तो मानो सबकी आंखें फटी रह गईं। उन शक्तिशाली चीनी सैनिकों के उतरते ही एक और व्यक्ति एयरशिप से कूद गया। वह एयरशिप से नीचे की ओर छोड़े गए तीर की तरह तेजी से भागा। पलक झपकते ही वह सैकड़ों मीटर की ऊंचाई से जमीन के बेहद करीब पहुंच गया। एयरशिप से कूदने वाले और रोटाशूट का इस्तेमाल करके गति कम करने वाले उन शक्तिशाली सैनिकों की तुलना में इस व्यक्ति ने गति कम करने के लिए किसी भी उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया। जमीन के करीब पहुंचते ही वह अचानक पंख की तरह स्थिर हो गया और सीढ़ी के आखिरी पायदान से उतरने की तरह हल्के से जमीन पर उतरा, यहां तक कि धूल भी नहीं उठी। नीचे खड़े नॉर्मन साम्राज्य के कई सैनिक और अधिकारी अपनी आंखें जोर जोर से मर रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनमें से कर्नल लाइबनिज समेत कुछ ही अधिकारियों के दिल जोर से धड़क रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि उस आखिरी व्यक्ति की अद्भुत क्षमता का क्या मतलब था। वह एक शूरवीर था, एक सच्चा शूरवीर। केवल 15वें स्तर से ऊपर के लोग ही ऐसी अमर क्षमता प्रदर्शित कर सकते थे। इस युग में वे प्रतिभाएं जिन्होंने शूरवीर का दर्जा प्राप्त किया, वे ही इस महाद्वीप पर मानव अस्तित्व की वास्तविक वीर थे। नॉर्मन साम्राज्य में एक शूरवीर का अर्थ निस्संदेह एक सेना होता था। नॉर्मन साम्राज्य की सभी सेनाएं शूरवीरों पर केंद्रित युद्ध समूह थी। कोई भी शूरवीर सेनापति बनने के योग्य था। आयरन हॉर्न सेना का सेनापति एक शूरवीर था। नॉर्मन साम्राज्य का एक प्रतिष्ठित शूरवीर ब्लैक आयरन नाइट लॉर्ड क्लॉजविट्ज। आयरन हॉर्न सेना लॉर्ड क्लॉजविट्ज के नेतृत्व में बनी एक सेना थी। ब्लैक्सन ह्यूमन क्लैन कॉरिडोर के सभी देशों और शक्तियों में शूरवीरों की संख्या किसी देश की राष्ट्रीय शक्ति का सबसे प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण मानक थी। इसलिए निस्संदेह एयरशिप से उतरने वाला अंतिम व्यक्ति, चाहे उसकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो, लॉर्ड क्लॉजविट्ज के दर्जे के बराबर होगा। बेशक कर्नल लाइबनिज उसे नजरअंदाज करने का साहस नहीं कर सकते थे। उस व्यक्ति को अपनी ओर ध्यान केंद्रित करते देख कर्नल लाइबनिज ने अपने कंधे सीधे रखे और गरिमापूर्ण ढंग से उसकी ओर बढ़ते हुए उसे सैन्य सलामी दी। मैं ब्लैकहॉट सिटी का सर्वोच्च अधिकारी हूं, कर्नल लाइबनिज, महामहिम। आपका विमान ब्लैकहॉट सिटी के लेवल 1 हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। क्या आप मुझे यहां आने का उद्देश्य बता सकते हैं? क्योंकि सामने बैठा व्यक्ति चीनी था, इसलिए कर्नल लाइबनिज ने चीनी भाषा में बात की। नॉर्मन साम्राज्य में चीनी एक आवश्यक भाषा थी जिसे उच्च वर्ग के सभी लोगों को सीखना अनिवार्य था। ये सभी उच्च स्तरीय समारोहों और गोष्ठियों में भी मानक भाषा थी। चीनी भाषा गरिमा का प्रतीक थी। यदि झांगटाई ने कर्नल लाइबनिज को इतनी धाराप्रवाह चीनी बोलते सुना होता तो वह निश्चित रूप से दंग रह जाता। कर्नल लाइबनिज की बातें सुनकर हवाई जहाज से उतरे उस बूढ़े व्यक्ति ने उनकी ओर हल्का सा सिर हिलाया और फिर अपने बगल में खड़े एक अन्य सैनिक को कर्नल लाइबनिज के सामने एक दस्तावेज प्रस्तुत करने का इशारा किया। जैसे ही कर्नल लाइबनिज की नजर नॉर्मन साम्राज्य के खूनी ड्रैगन पर पड़ी, उनका मनोबल बढ़ गया और उन्होंने सावधानीपूर्वक वह दस्तावेज उठाया और उसके अंदर देखा। उसमें विदेश मंत्रालय और नॉर्मन साम्राज्य के सैन्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत एक विशेष संचार प्रमाणपत्र और नॉर्मन साम्राज्य के सभी हवाई क्षेत्रों में कार्रवाई का ज्ञापन था, जिसके आधार पर जिन्युन देश से आने वाला वह विमान कानूनी रूप से नॉर्मन साम्राज्य के किसी भी शहर के LV1 हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। इसके अतिरिक्त चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, वे स्वतंत्र रूप से जा सकते थे, जबकि इसके परिणाम के लिए विदेश मंत्रालय और नॉर्मन साम्राज्य के सैन्य विभाग को उत्तरदायी ठहराया जाना था। आवश्यकता पड़ने पर इस दस्तावेज को देखते ही किसी भी स्थानीय अधिकारी और तैनात सेना को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इस दस्तावेज के धारक की सहायता और समन्वय करना अनिवार्य था। निस्संदेह कर्नल लाइबनिज इस दस्तावेज की सच्चाई को समझ सकते थे। हालांकि इसकी सामग्री ने उन्हें असमंजस में डाल दिया। जिन्युन देश का एक उच्च पदस्थ शूरवीर इस तरह का दस्तावेज लेकर यहाँ क्यों आएगा? इतनी लंबी दूरी तय करने का उनका क्या औचित्य था? ब्लैकहॉट सिटी के सार्वजनिक चौक के ऊपर मंडराता हुआ वह हवाई यान निस्संदेह बहुत ही आकर्षक था। न केवल सार्वजनिक चौक में मौजूद लोग उसे देख सकते थे, बल्कि वास्तव में जैसे ही वे अपना सिर उठाते, शहर के लगभग सभी लोग चांदी की रोशनी से जगमगाते उस विशाल हवाई यान को देख सकते थे। कार्यशाला के प्रबंधक के पद पर पदोन्नत हो चुके झांगटाई के पिता काम से घर लौट रहे थे। जब उन्होंने देखा कि उनके बगल में खड़े लोग आसमान की ओर इशारा कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना सिर उठाया। उस विशाल हवाई यान को देखते ही वे दंग रह गए और उनके होंठ हल्के से कांपने लगे। वे जल्दी से घर लौट आए। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। झांगटाई का घर पहले जैसा ही था। उनके माता पिता को गर्भवती और प्रसव पीड़ा से जूझ रही बड़ी भाभी की देखभाल करनी थी, इसलिए झांग परिवार की चावल की शराब की दुकान लंबे समय से बंद थी। झांगटाई की मां अपना अधिकांश समय अपनी बहू की देखभाल में बिताती थी। इन दिनों झांग परिवार की रसोई तरह तरह के पकवानों और सूप की खुशबू से महक रही थी, जिसे देखकर राहगीरों के मुंह में पानी आ जाता था। इससे झांग परिवार के रिश्तेदार बहुत खुश थे। जब झांगटाई के पिता घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी अभी भी रसोई में सूप बना रही थी, लेकिन हमेशा की तरह ऊर्जावान और उत्साहित नहीं लग रही थी। उन्हें देखते ही उसने अपने होंठ दबा लिए और कुछ कहना चाहा।
मुझे पता है, मैंने इसे वापसी के रास्ते में पहले ही देख लिया था। ये झांग परिवार के हुआयुआन महल का चांदी पवन स्तर का हवाई यान है। क्या वे यहाँ अन्य कामों के लिए भी आ सकते हैं? झांग टाई की मां ने उम्मीद से पूछा। हुआयुआन महल के कबीले मंडप का निशान है। मुझे पूरा यकीन है, झांग टाई के पिता ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। इस बार हमारे मामले के लिए कबीले मंडप के बुजुर्ग ही आए होंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो कबीले मंडप के बुजुर्ग चाहे कुछ भी हो जाए इस छोटे से शहर में कभी नहीं आते। हम यहाँ दशकों से हैं, वे हमें कैसे ढूंढ सकते हैं? मैं हुआयुआन महल में एक मामूली शख्स था। उस समय मैंने भागने के लिए मरने का नाटक किया था। कई दशकों तक हम सुरक्षित रहे। नकली लाश सड़ गई होगी और हाल ही में किसी और ने उसे खोज निकाला होगा। मुझे लगता है कि यह गोगो ही होगा। उसने अपने खानदानी खून के बंधन को जगाया होगा और अपने निशान उजागर किए होंगे। झांग टाई के पिता मुस्कुराए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन भर साधारण रहने के बावजूद एक अच्छी पत्नी से शादी करके मुझे एक ऐसा बेटा मिलेगा जो मेरे खानदानी खून को जगाएगा। अब मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। झांग टाई की मां ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे जबकि वह उनके हाथों को थपथपाकर उन्हें सांत्वना दे रहा था। चिंता मत करो, मैंने तो बस मरने का नाटक किया और तुम्हारे साथ भाग निकला। ये कोई बड़ी गलती नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मेरा नाम अपराध रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा और मुझे हुआयुआन महल में कुछ साल मजदूरी करनी पड़ेगी। क्योंकि आजकल हालात कम होते जा रहे हैं, शायद हुआयुआन महल का साथ मेरे लिए अच्छा ही होगा। यह मेरी गलती है, आप ऐसा कर सकते थे। झांग टाई की मां के आंसू बारिश की तरह बरस रहे थे। अगर मैं तुम्हारे साथ भागने की हिम्मत न करता तो मैं मर्द कहलाने के काबिल ही नहीं होता। तुम्हारे सामने वह संपत्ति कुछ भी नहीं थी। इस समय झांग टाई के पिता बेहद मर्दाना और आकर्षक लग रहे थे। रात के खाने के समय झांग टाई के बड़े भाई झांग यांग दिन भर के काम के बाद घर लौटे। पिताजी ने उन्हें एक कमरे में बुलाया। 10 मिनट बाद झांग यांग हैरान चेहरे के साथ बाहर आए। फिर उन्होंने अपनी मां और पिताजी को देखा। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी परीक्षा को देख रहे हों, एक वास्तविक जीवन की प्रेम कहानी जो पिछले कई दशकों से उनके साथ रही थी, जिसमें रोजाना लकड़ी, चावल, तेल और नमक की जरूरत होती थी। रात के खाने के बाद झांग परिवार में बेचैनी का माहौल छा गया। लगभग 1 घंटे बाद जब पूरी तरह अंधेरा हो गया तो बाहर गली में कुत्तों के भौंकने की आवाजें अचानक बंद हो गईं और उनकी जगह भारी और सधे कदमों की काका की आवाज सुनाई देने लगी। अपने घर के बाहर कदमों की आहट रुकते ही झांग टाई के पिता, माता, झांग यांग और बड़ी भाभी सभी ने अपनी सांसें रोक ली। झांग के घर का द्वार अपने आप खुल गया और पीठ के पीछे हाथ बांधे एक आकृति धीरे धीरे अंदर चली गई। उस आकृति को देखते ही झांग टाई के पिता का शरीर कांप उठा और उन्होंने जल्दी से अपनी पत्नी को अपने सामने घुटने टेकने के लिए कहा। अपने माता पिता को घुटने टेकते देख झांग टाई का बड़ा भाई भी अपनी पत्नी के साथ जल्दी से घुटने टेककर बैठ गया। झांग वंश के हुआयुआन महल के अयोग्य वंशज झांग पिंग छठे चाचा का स्वागत करते हैं। वह व्यक्ति सही मायनों में एयरशिप से कूदने वाला आखिरी व्यक्ति था। भावहीन दिखते हुए उसने कुछ नहीं कहा। सभी पर एक नजर डालने के बाद उसने चावल की शराब बनाने की दुकान, रसोई और अंत में मुख्य हॉल की ओर देखा। जब उसकी नजर मुख्य हॉल के मध्य में धूपदान की मेज पर रखी धूप की पट्टियों पर पड़ी तो उसके चेहरे पर कुछ सुधार आया। बुजुर्ग ने नाक से ठंडी सी आवाज निकाली। जमीन पर घुटने टेके लोगों पर एक नजर डालने के बाद उन्होंने बड़ी भाभी की ओर इशारा करते हुए कहा, चूंकि आपने झांग वंश के सदस्य से शादी की है और आप झांग वंश के रक्त संबंधी वंशज की गर्भवती हैं, इसलिए आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उठो। झांग पिंग, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? बुजुर्ग की आवाज तुरंत गंभीर हो गई। इस समय जब ब्लैकआउट शहर में शाम ढल रही थी और लोगों का एक समूह हवाई जहाज से उतरकर झांग टाई के घर आया, तब लापाई में हर कोई कल के बियर उत्सव और मेले की अंतिम तैयारियों में जुटा हुआ था। पूरा चेवली गांव आने वाले उत्सव के उमंग भरे माहौल से भरा हुआ था। कल सजी धजी गाड़ी के साथ शहर जाने वाली लड़की होने के नाते हन्ना लगभग पूरा दिन गांव की लड़कियों के साथ रही। वे सजी हुई गाड़ियों को सजा रही थी, नए कपड़े तैयार कर रही थी और अपने बालों को संवार रही थी। बेशक शाम को वापस आकर वे खुद ही बियर को बैरल में भरेंगी ताकि कल उसे ब्लापाई में बेच सके। ब्लापाई की अविवाहित लड़कियों में से कल की प्रतियोगिता में जिसकी बियर सबसे स्वादिष्ट होगी उसे बियर क्वीन का खिताब जीतने का गौरव प्राप्त होगा। ब्लापाई की लड़कियों के लिए ये सर्वोच्च प्रशंसा और सम्मान का प्रतीक था। ब्लापाई की लड़कियों के लिए इसका वही महत्व था जो आयरन हॉर्न सेना के एक साधारण सैनिक के लिए अचानक सेनापति बनने का होता। इससे पहले चेवली में एक बियर क्वीन थी, लेकिन ये बात 30 साल से भी पहले की है। फिर भी गांव वाले आज भी गर्व से इसका जिक्र करते हैं। चेवली एक अनमोल जगह थी जहां कभी एक बियर क्वीन हुआ करती थी। इसके अलावा ये सम्मान हर साल नहीं दिया जाता था। केवल वही लड़की इस विशेष सम्मान को जीत सकती थी जो सचमुच स्वादिष्ट बियर बना सकती थी और सबकी प्रशंसा बटोर सकती थी। पिछले 4 सालों में ब्लापाई में किसी ने भी यह विशेष सम्मान नहीं जीता था। ब्लापाई की बाकी लड़कियों की तरह हन्ना भी बियर महोत्सव में बियर क्वीन बनने की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन उसे पता था कि यह लगभग नामुमकिन है। उसने अपनी बड़ी भाभी और मां से बियर बनाना सीखा था। हालांकि वह बहुत बुरी नहीं थी, लेकिन चेवली गांव में उसका स्तर औसत ही था। बाकी लड़कियों के बीच अपनी कला को उत्कृष्ट साबित करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि उसके परिवार वालों को भी नहीं लगता था कि वह ऐसा खास सम्मान जीत पाएगी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, बियर महोत्सव में खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती थी। हाना के परिवार के सदस्यों ने ऐसा तब सोचा जब वे उसे बियर फर्मेंटर से किण्वित बियर को लकड़ी के बैरल में डालने में मदद कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने किण्वित का ढक्कन खोला, बूढ़े हार्ले ने सबसे पहले एक विशेष सुगंध महसूस की जो पहले से बिल्कुल अलग थी। जैसे ही उसने उसे सूंघा, बूढ़े हार्ले ने जोर से कहा, अनुवादक नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल झांग टाई आज रात थोड़ा देर से लौटा। पिछले कुछ दिनों में जब भी उसे दिन में फुर्सत मिलती, वह 2 उद्देश्यों से आसपास के गांवों और जंगलों में चक्कर लगाता था। पहला, आसपास के किसान परिवारों द्वारा पाले गए उन जानवरों की तलाश करना जिन्हें आजाद किया जा सके और जिनसे मोक्ष का फल प्राप्त हो सके। दूसरा, स्वयं साधना करना। चेवली गांव से कई किलोमीटर दूर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक विशाल सपाट चट्टान पर झांग टाई को भालू की पीठ पर लोहे का शरीर कौशल का अभ्यास करने के लिए एक उपयुक्त स्थान मिला। वहां चाहे वह अपनी पीठ से उस चट्टान पर कितनी भी चोट करे, हजारों टन वजनी वह विशाल चट्टान अपरिवर्तित रहती थी। इससे झांग टाई को अपने शरीर को मजबूत करने और लोहे के शरीर के फल के विकास को बढ़ावा देने का एक और मौका मिला।
अपनी वर्तमान शक्ति के आधार पर यदि वह हन्ना के घर की दीवार पर भालू की पीठ पर लोहे का शरीर कौशल का अभ्यास करे तो पूरी ताकत लगाने पर दीवार ढह सकती है। हालांकि कम ताकत लगाने पर उसे मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा, इसीलिए उसे इस कौशल का अभ्यास करने के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजना पड़ा। यदि उसे कोई मजबूत पेड़ न मिले तो उसे कोई विशाल चट्टान या पहाड़ी ढूंढनी पड़ी जो उसके हजारों किलोग्राम के बल को सहन कर सके। झांग टाई ने अनुमान लगाया कि सन राजवंश की अमर सेना के साथ उस खूनी लड़ाई में उसके जीवित रहने का एक कारण लौह शरीर फल भी हो सकता है। हालांकि उसने बहुत अधिक लौह शरीर फल नहीं खाए थे, लेकिन जो फल उसने खाए थे उनका प्रभाव सबसे नाजुक क्षण में हुआ होगा और उसकी जान बच गई होगी। इसी कारण शरीर के पूरी तरह ठीक होने के बाद झांग टाई ने लौह शरीर फलों पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। विशेष रूप से अब जब उसका शरीर प्रारंभिक पुनर्प्राप्ति शरीर में परिवर्तित हो चुका था, झांग टाई में घावों को भरने और ठीक करने की असाधारण क्षमता थी, जिससे उसके भविष्य के साधना पथ के बारे में कई विशेष संकेत मिलते थे। लौह शरीर फल के प्रभाव ने उसकी शारीरिक रक्षा और आक्रमण रोधी क्षमता को मजबूत किया था। यदि वह इस प्रभाव को अपने प्रारंभिक पुनर्प्राप्ति शरीर के प्रभाव के साथ और अधिक बढ़ा सके तो उसके जीवित रहने और तिलचिट्टे की तरह मजबूत होने की संभावना निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। झांग टाई को वास्तव में मृत्यु से बहुत डर लगता था, इसलिए प्रारंभिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के बाद वह तुरंत लौह शरीर फल के बारे में अत्यधिक चिंतित हो गया। यही कारण है कि इन दिनों वह भालू पीठ लौह शरीर कौशल का अभ्यास करने में पहले से कहीं अधिक समय बिता रहा है। दिन के समय वह अपनी पीठ उस विशाल चट्टान से टकराता था। जब दर्द के कारण उसे रुकना पड़ता तो वह अपने पेट, छाती, गर्दन, जांघों और पिंडलियों को जोर से थपथपाता था। उसके बाद उसकी पीठ का दर्द कुछ हद तक कम हो जाता और वह फिर से अपनी पीठ उस विशाल चट्टान से टकराने लगता। वह दिन भर यही करता रहता था, चाहे दोपहर का भोजन हो या रात का खाना, वह अभ्यास पर लौटने से पहले जल्दी से कुछ सूखा भोजन खा लेता था। झांग टाई खुद को एक लाल लोहे की थाली की तरह समझता था जिसे हथौड़े से पीटने की जरूरत थी। हर बार जब उसे हथौड़े से पीटा जाता तो उसे बहुत आनंद मिलता था। कभी कभी जब मन बदल जाता है तो कठिन और उबाऊ साधना भी आनंद से भर सकती है। झांग टाई के लिए ये साधना प्रक्रिया वास्तव में एक विशेष व्यक्तिगत खेल थी। लगातार अभ्यास करने के कारण 4 दिन पहले पूरी तरह ठीक होने के बाद झांग टाई को पहला लौह शरीर फल मिला जो परिपक्व हो गया। इसे खाने के बाद झांग टाई को अंततः इसके मीठे रस का अनुभव हुआ। इससे उसे दस्त नहीं हुए, बल्कि बर्फीली ऊर्जा की एक हल्की सी लहर उसके शरीर के भीतर से बाहर तक उसकी त्वचा और मांसपेशियों में समा गई। अगले 2 दिनों में जब झांग टाई लगातार खुद को थपथपाता और धक्के देता रहा तो उसे एक अलग ही अनुभूति हुई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर और मांसपेशियों में एक सुखद गर्म ऊर्जा और ची का प्रवाह फैल रहा हो। बारी बारी से गर्म साधना और बर्फीले फल खाने की इस प्रक्रिया में झांग टाई को सचमुच ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी गर्म लाल लोहे की थाली पर हथौड़ा मारने के बाद उसे ठंडा किया जा रहा हो। ठीक होने के बाद कल दूसरा आयरन बॉडी फ्रूट 82% पका हुआ था। आज के अभ्यास के बाद झांग टाई का अनुमान था कि यह पूरी तरह पक चुका होगा। इस आयरन बॉडी फ्रूट के अलावा ठीक होने के बाद पहला लीकलेस फ्रूट भी आज पक जाना चाहिए था। जैसे ही उसने सोचा कि वह आज रात 2 फल खा सकता है, झांग टाई बेहद उत्साहित हो गया। 2 और ज्वलनशील बिंदुओं को प्रज्वलित करने के बाद वह LV5 योद्धा के पद पर पदोन्नत हो सकेगा। चूंकि ब्लापाई अब शांत था और उसे प्रारंभिक स्वास्थ्य लाभ भी मिल चुका था, इसलिए झांग टाई अगले 1-2 महीनों में इस पदोन्नति को पूरा करने के बारे में सोच रहा था। हालांकि यह पदोन्नति पिछली पदोन्नति से दोगुनी कठिन थी, लेकिन इस समय झांग टाई के लिए इसका बहुत महत्व था। यदि कोई आपात स्थिति न होती तो उसे विश्वास था कि स्तर 5 पर पहुंचने पर उसकी लौह रक्त की गुप्त शक्ति लौह रक्त की अदृश्य शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित उसकी लौह रक्त की मुट्ठी और लाल सांप की तलवार और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त स्तर 5 पर पहुंचने पर उसकी शारीरिक शक्ति और क्षमता का और अधिक दोहन होगा, जिसका अर्थ है कि उसके भले के हमले और भी भयावह हो जाएंगे। दरअसल उस रात जब उसने सूर्य राजवंश की अमर सेना से युद्ध किया था, झांग टाई द्वारा स्वतंत्र रूप से फेंके गए भले की गति ध्वनि की गति तक पहुंच चुकी थी। हालांकि झांग टाई अच्छी तरह जानता था कि उसकी ध्वनि विस्फोट क्षमता ने अभी ध्वनि अवरोध को पार किया ही था। वह अभी तक ध्वनि विस्फोट की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी ध्वनि विस्फोट का प्रभाव अभी स्थिर नहीं था। लेकिन जब वह स्तर 5 पर पहुंच जाएगा तो उपरोक्त कोई भी समस्या नहीं रहेगी। शायद तब तक झांग टाई के हाथों में भले अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन कर सकेंगे। जब झांग टाई चेवली वापस लौटी तब तक रात हो चुकी थी। फिर भी गांव में सामान्य से 10 गुना अधिक चहल पहल थी। कल बियर मिला होने के कारण चेवली गांव के कई लोगों ने मशाले और लालटेन बनाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा कई बच्चे मशाले और लालटेन जलाने के लिए बेताब थे और उनसे खेल रहे थे। दूर से देखने पर चेवली गांव जगमगा रहा था और लोगों की हंसी और खुशी भरी बातों से गूंज रहा था। यहाँ के लोग त्योहारों में भुने हुए हंस खाना पसंद करते थे। आज रात चेवली गांव के कई घरों से भुने हुए हंस की खुशबू आ रही थी। उनकी बात करें तो झांग टाई ने इन दिनों एक नई खोज की थी। दरअसल ब्लापाई में वह कुछ और जानवरों को आजाद कर सकता था, खासकर उन मुर्गियों, बत्तखों और हंसों को जो ब्लापाई के पड़ोसी गांवों के कई घरों में पाली जाती थी। इन जानवरों को आजाद करने में उसे ज्यादा पैसे भी नहीं लगते थे। सच कहे तो झांग टाई को ये जानने की बहुत उत्सुकता थी कि इन साधारण पशुओं को आजाद करने के बाद मोक्ष का फल कैसा दिखेगा। हालांकि यह विचार बहुत अच्छा था, लेकिन झांग टाई को इसे करने का कोई ठोस कारण नहीं सूझा। उसे डर था कि जैसे ही वह उन पशुओं को जंगल में छोड़ेगा, दूसरे उन्हें वापस पकड़ लेंगे। ये बिल्कुल भी कारगर नहीं होगा। हालांकि वह उन्हें ब्लैक आयरन के किले में छोड़ सकता था, जहां उसे दूसरों द्वारा पकड़े जाने की चिंता नहीं थी, लेकिन ये सबसे अच्छा समाधान नहीं था। उसने कुछ दिन पहले ब्लैक आयरन के किले में कुछ केंचुए लाए थे और मधुमक्खियों के बाद केंचुओं को वहां बसने वाला दूसरा जानवर बनाया था, लेकिन पालतू जानवर केंचुओं से कहीं बड़े थे। अगर वह कुछ मुर्गियां और बत्तखें ब्लैक आयरन कैसल में ले आता तो ठीक था, लेकिन अगर वह बहुत सारी मुर्गियां और बत्तखें ले आता तो सबकी नजरें उन पर टिक जाती। इसके अलावा चूंकि वह हन्ना के घर में रह रहा था, अगर वह अक्सर मुर्गियां और बत्तखें अपने कमरे में लाता और वे अगले दिन गायब हो जाती तो वह उन्हें कैसे समझाता। एक मूर्ख भी कुछ गड़बड़ देख लेता। जाहिर है झांग टाई जनता के निशाने पर नहीं आना चाहता था। जब वह हन्ना के घर लौटा तो हन्ना ने तुरंत उसे भोजन कक्ष में वापस खींच लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि हन्ना के परिवार के सभी सदस्य भोजन कक्ष के बीच में रखी मेज पर रखे बियर के गिलास को घूर रहे थे।
बूढ़े हार्ले हन्ना के पिता और हन्ना के बड़े भाई बिना पलक झपकाए उस गिलास को श्रद्धापूर्वक देख रहे थे। हन्ना की माँ और बड़ी भाभी भी काफी घबराई हुई थी। वे लोग बियर के उस गिलास को क्यों घूर रहे हैं? क्या हो रहा है? क्या ये बियर महोत्सव से पहले आयोजित होने वाला कोई पारंपरिक समारोह है? लेकिन इससे पहले कि झांग टाई कुछ बोल पाता, उसने देखा कि हन्ना चुपचाप उसकी तरफ देख रही है, इसलिए उसने अपने शब्द वापस ले लिए। काफी देर बाद बियर के गिलास को घूर रहे बूढ़े हार्ले ने एक आह भरी। 6 मिनट हो चुके हैं, बुलबुले अभी भी वही हैं, हन्ना के बड़े भाई ने चमकती आंखों से कहा। शुरुआत में बुलबुले निश्चित रूप से 3 सेंटीमीटर से भी ऊपर तक पहुंच गए थे, हन्ना के पिता ने स्पष्ट रूप से कांपती हुई आवाज में कहा। उसके बाद तीनों पुरुषों ने अनियंत्रित उत्तेजना और परमानंद के साथ एक दूसरे की ओर देखा। झांग टाई को कुछ भी खास नहीं दिखा। उसने चुपचाप हन्ना से पूछा कि क्या हो रहा है, तो उसने बताया कि ब्लापाई में जिन पुरुषों के लिए बियर ही जीवन का आधार थी, उन्होंने पिछले सैकड़ों वर्षों में बियर की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए कई तरीके विकसित किए थे। स्वाद लेने के अलावा वे इसे अपनी आंखों से भी परख सकते थे। उदाहरण के लिए बियर के बुलबुले ही ले लीजिए, कई लोग केवल बुलबुलों और चमक से ही उसकी गुणवत्ता का अंदाजा लगा लेते थे। बेहतरीन बियर का मानक यह था कि बुलबुले गिलास के मुंह से 3 सेंटीमीटर ऊपर उठे और कम से कम 4-5 मिनट तक अपरिवर्तित रहें। इसकी गंध सूंघने, इसकी चमक जांचने और इसे चखने के बाद इसकी गुणवत्ता का आकलन करने के लिए अंतिम प्रक्रिया इसकी टिकाऊपन अवधि थी। अन्य पहलुओं की तरह इसका परिणाम भी उत्कृष्ट था, जिससे हन्ना के परिवार के सभी सदस्य बेहद उत्साहित हो गए। ये देखने में भी एकदम सही लग रहा है। मैंने अभी अभी इसे जल्दी जल्दी पी लिया और इसके असली स्वाद का सही आकलन नहीं कर पाया। मैं इसे दोबारा जरूर चखूंगा। अपने होठों को चाटते हुए हन्ना के बड़े भाई ने मेज पर रखे बियर के गिलास को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। कमीने, तूने इससे पहले सिर्फ एक गिलास पिया है। हन्ना के पिता ने ठंडे भाव से हन्ना के बड़े भाई के बढ़ते हाथ को दूर धकेल दिया और खुद बियर के गिलास की ओर हाथ बढ़ाया। खांसी, खांसी, बूढ़े हार्ले ने 2 बार खांसा। ये सुनकर हन्ना के पिता का हाथ हवा में ही जम गया। जब बूढ़ा हार्ले मुस्कुराते हुए वह गिलास उठाने ही वाला था, तभी हन्ना ने पहल करते हुए मेज से बियर का गिलास उठा लिया। फिर वह उसे झांग टाई के सामने ले आई। बूढ़े हार्ले ने शर्मिंदा होकर मुस्कुराते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया। इसे अजमाएं। हन्ना ने आशा भरी निगाहों से झांग टाई को देखा। झांग टाई ने गिलास उठाया और ध्यान से देखा। उसकी चमक को देखते हुए बियर का गिलास पहले पी गई बियरों की तुलना में अधिक पारदर्शी और शुद्ध प्रतीत हो रहा था। शाम के समय दीपक की रोशनी में होने के बावजूद गिलास को पकड़े हुए झांग टाई को ऐसा लग रहा था मानो वह उत्कृष्ट पीले क्रिस्टल का एक बड़ा टुकड़ा पकड़े हुए हो, जिसकी बनावट देखने में बहुत ही आकर्षक थी। जब उसने बियर को अपने मुंह के पास लाया तो एक अनोखी सुगंध ने उसे ताजगी का एहसास कराया। सच कहें तो झांग टाई ने जन्म से लेकर आज तक बियर की ऐसी अच्छी खुशबू कभी नहीं सूंघी थी। जैसे ही सुनहरा तरल उसके मुंह में गया, उसका स्वाद उत्तम, सहज और ताजगी भरा लगा। उसमें अन्य बियरों की तरह कड़वाहट और कसैलापन नहीं था, बल्कि वह ऊर्जा से भरपूर था। ऐसा लग रहा था मानो सूर्य के प्रकाश का हर अंश उन कच्चे माल में समाहित हो गया हो, जो बाद में अल्कोहल में परिवर्तित हो गए। एक घूंट पीते ही झांग टाई को इसकी लत लग गई थी। हालांकि वह बियर चखने में माहिर नहीं थे, लेकिन उन्हें ये स्पष्ट रूप से पता था कि उनके हाथ में मौजूद बियर निश्चित रूप से सबसे बेहतरीन थी। कमरे में मौजूद बाकी 3 लोग जबरदस्ती अपनी लार निगल रहे थे, वहीं झांग टाई ने बियर का वह गिलास पूरा खाली कर दिया। इसके बाद उसने जिज्ञासा भरी नजरों से हन्ना की ओर देखा। हन्ना ने हल्के से सिर हिलाया। झांग टाई तुरंत समझ गया, ये बियर हन्ना ने उस उत्परिवर्तित खमीर का उपयोग करके बनाई थी जो उसने उसे दिया था। इस समय झांग टाई इतना हैरान था कि वह अवाक रह गया। इस बियर को बनाने में इस्तेमाल किए गए खमीर में मूल बेसिक और खमीर के गुणों का केवल 1/3 हिस्सा ही मौजूद था। अगर मूल बेसिक और खमीर का इस्तेमाल किया जाता तो क्या होता? झांग टाई का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसे अचानक याद आया कि उसने ब्लैक आयरन के किले में उन उत्परिवर्तित खमीरों से जो पेय बनाया था वह भी पीने योग्य हो सकता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या भगवान हमारी हन्ना को इस साल की बियर क्वीन बनने का आशीर्वाद देंगे? हन्ना की मां इतनी उत्साहित थी कि उनकी आंखों से आंसू भी निकल आए। ऐसा नहीं हो सकता, हन्ना ने पहले जो बियर बनाई थी वो इतनी स्वादिष्ट नहीं थी। अगर उसने हमेशा की तरह ही बनाए हैं तो वो इतनी खास बियर कैसे बना सकती है? हन्ना के बड़े भाई को शक हुआ। बिल्कुल नहीं, मैं एक और गिलास चखकर देखूंगा कि कहीं वो सिर्फ मेरा भ्रम तो नहीं था। अब किसी को भी हन्ना की बियर चखने की इजाजत नहीं है। बूढ़े हार्ले ने गंभीरता से हन्ना के बड़े भाई की ओर देखा, मानो वह उसकी चाल समझ गया हो। कल बियर ब्लापाई के हर आदमी पर राज करेगी। हन्ना निश्चित रूप से ब्लापाई की बियर रानी बनेगी। ये कहते हुए बूढ़े हार्ले ने झांग टाई की ओर देखा और जबरदस्ती मुस्कुराया। क्या तुम आज रात जो हुआ उसे हन्ना के लिए कुछ समय के लिए गुप्त रख सकते हो? झांग टाई ने सिर हिलाया। आपको पता है, हमें घर पर एक और मुद्दे पर बातचीत करनी है। झांग टाई को तुरंत शर्मिंदगी महसूस हुई। जैसे ही वह जाने लगा, हन्ना ने उसका हाथ पकड़ लिया। अपनी बेबाकी के कारण उसने परिवार के अन्य सदस्यों के सामने सारा राज खोल दिया। दादाजी, अब आपको इस बात पर अजीब महसूस करने की जरूरत नहीं है। मेरी बियर पहले से अलग इसलिए है क्योंकि झांग टाई ने मुझे बियर यीस्ट के एक बहुत ही खास पाउडर का पैकेट उपहार में दिया था। थोड़ा चौंकने के बाद हन्ना के पिता तुरंत मेज के पास से उठ खड़े हुए। उन्होंने झांग टाई को जाने नहीं दिया, बल्कि बाहर भागे और चारों ओर देखा। वहां किसी को न पाकर उन्होंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। हन्ना के अलावा कमरे में मौजूद हर किसी की निगाहें झांग टाई पर टिकी हुई थी, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह वीडियो के झुंड से घिरा हुआ हो। अनुवादक नोबेल हिंदी ऑडियो नोबेल ब्लापाई में वार्षिक बियर महोत्सव हर साल नवंबर के पहले सप्ताहांत में आयोजित किया जाता है। ये बियर महोत्सव ब्लापाई के किसानों के सबसे खाली समय में मनाए जाने वाले उत्सव से प्रेरित है और भले ही चुना गया महीना जून और जुलाई जितना गर्म न हो, लोगों का अपनी पसंदीदा बियर के प्रति जुनून हर साल उसी दिन पूरे ब्लापाई को जोश से भर देता है। भले ही कुछ सप्ताह पहले ही युद्ध के खतरे का सामना करना पड़ा हो और सन राजवंश द्वारा बम हमले का शिकार होना पड़ा हो, फिर भी आज ब्लापाई का हर घर धधकती आग की तरह शोरगुल से भरा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता था कि आगामी युद्ध के उत्पीड़न के कारण यहाँ के लोग सचमुच क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अपनी आंतरिक भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त करने का फैसला किया था। ओल्ड हार्ले ने बताया कि इस वर्ष चेवली गांव से सजे धजे वाहनों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में सबसे अधिक थी। सजे धजे वाहन पहले से कहीं अधिक सुंदर भी थे। इस उत्सव के लिए झांग टाई ने भी बड़ी दिलचस्पी दिखाई। कल रात से ही बूढ़ा हार्ले उसके प्रति पहले से 10 गुना ज्यादा उत्साहित था।
जब उसे पता चला कि झांग ताई ने बियर उत्सव के लिए कोई पारंपरिक पोशाक तैयार नहीं की है, तो उसने सुबह सुबह झांग ताई को एक बिल्कुल नई और शालीन पोशाक भेज दी। इस उचित और शालीन पोशाक में सुंदर पंखों से सजी एक जैस टोपी, एक औसत और आकर्षक दिखने वाली बेर की लकड़ी की छड़ी, बिना लेपल वाला एक काला ऊनी कोट, एक छोटी काली बनियान, एक गोल ऊनी आधा शरीर वाला लबादा, काले चमड़े की जेस पैंट मुझे की एक जोड़ी और भूरे रंग के गोलसेर वाले ब्रोक शूज की एक जोड़ी शामिल थी। ये कपड़े पहनने के बाद झांग ताई को खुद पर बहुत हंसी आए। आईने में खुद को देखकर उसे लगा कि वह काफी परिपक्व हो गया है। अगर उसके होठों पर मूंछें होती तो वह एक सजग सज्जन जैसा दिखता। लगभग 16 साल की उम्र से ही झांग ताई के होंठ हल्के नीले बालों से ढके हुए थे, जिससे वह चीनी प्याज की तरह कोमल लग रहा था। झांग ताई का अनुमान था कि इस पोशाक की कीमत बूढ़े हार्ले को कम से कम 20-30 चांदी के सिक्कों में पड़ी होगी। जब बूढ़े हार्ले ने इसे यहाँ भेजा था तो उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि झांग ताई को यह मिलेगी या नहीं। झांग ताई द्वारा उदारतापूर्वक कपड़े स्वीकार किए जाने के बाद बूढ़े हार्ले के परिवार के सभी सदस्य उत्साहित हो गए। आखिरकार ये वस्तुएं वास्तव में उन चीजों के मुकाबले बहुत मामूली थीं जिनका झांग ताई ने कल रात उनसे वादा किया था। पिछली रात जो कुछ हुआ उसके बाद वह एक दिखावटी बाहरी व्यक्ति से बदलकर बूढ़े हार्ले के परिवार का एक सम्मानित अतिथि बन गया था। आज हन्ना ने भी खूबसूरत कपड़े पहने थे। उसने कॉसेट और खुले कॉलर वाली एक सुंदर ड्रेस पहनी थी, जिसकी नेकलाइन पर नाजुक तहदार लेस का एक गोलाकार घेरा बना हुआ था। उसके कंधे और छाती सुंदर लेस से सजे बैंगनी रंग के रेशमी कपड़े के आयताकार वस्त्र से सजे थे, जिस पर एक धनुषनुमा गांठ और कुछ सुंदर आभूषण लगे हुए थे। स्कर्ट की आस्तीनें फूली हुई और उभरी हुई थी। स्कर्ट का निचला हिस्सा, जो कई नाजुक आभूषणों से सजा हुआ था, उसके पैरों तक पहुंचता था। बेशक स्कर्ट के निचले हिस्से पर एक एप्रन था जिसने झांग ताई को बहुत प्रभावित किया। ऐसा कहा जाता था कि एप्रन कामकाजी महिला की लगन का प्रतीक होता है। अविवाहित महिला होने के नाते हन्ना ने कैमेलिया के फूलों से बुनी हुई एक सुंदर माला पहनी थी। इस पोशाक में हन्ना और भी आकर्षक और सुंदर लग रही थी। झांग ताई को ये पोशाक बहुत पसंद आई क्योंकि इससे उसका सुडौल शरीर निखर रहा था और उसके भरे हुए स्तन और नितंब दिख रहे थे, जो पुरुषों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। इस समय झांग ताई अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था और उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था। वह हौंकते हुए हन्ना के घर के आंगन को निहारते हुए मानो इस दृश्य का आनंद ले रहा हो। झांग ताई के अलावा हन्ना के घर में सभी ने नए कपड़े पहने हुए थे। यहाँ तक कि बूढ़े हार्ले ने भी साफ सुथरे और शालीन कपड़े पहन लिए थे। झांग ताई, क्या तुमने हन्ना को देखा है? झांग ताई को अपने कमरे की खिड़की के पास आंगन की ओर मुंह करके खड़े देखकर हन्ना की तलाश कर रहे बूढ़े हार्ले ने अपना सिर उठाया और पूछा। मैंने उसे अभी अभी आंगन में देखा, झांग ताई ने ऊपर से जोर से जवाब दिया। वो दुष्ट लड़की कहाँ चली गई? बूढ़ा हार्ले नीचे आंगन में बड़बड़ाया, फिर मुड़कर चला गया। झांग ताई ने अभी जो कहा वह सच था। कुछ देर पहले उसने सचमुच हन्ना को आंगन में देखा था, लेकिन अब झांग ताई को बूढ़े हार्ले से बात करते सुनकर नीचे बैठकर मेहनत कर रही हन्ना और भी उत्तेजित हो गई। कई बार जोर से निगलने और थूकने के बाद हन्ना की नासिका लगभग झांग ताई के पेट के निचले हिस्से में स्थित गुप्तांग तक पहुंच गई थी। आंखें आधी बंद किए हुए हन्ना को हल्का नशा सा हो गया था। एक लय में उसके होठों से निकलने वाली जेड जेड की आवाज के अलावा वह हल्की हल्की आहें भी भर रही थी। झांग ताई के लिंग के संपर्क में आना, ऐसा लग रहा था कि इस स्थिति से उसे एक निश्चित आनंद मिल सकता है। झांग ताई बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि उसे यह काम आध्यात्मिक, शारीरिक और यहाँ तक कि दृश्य रूप से भी बहुत पसंद था। झांग ताई के सामने खुली कॉलर वाली ड्रेस पहने हुए हन्ना बैठी थी और उसका थोड़ा उठा हुआ सिर उसकी गर्दन की खूबसूरत गोलाई और हंसली के ऊपर के हिस्से को दिखा रहा था। झांग ताई को लगा कि इस समय हन्ना किसी खूबसूरत हंस की तरह लग रही थी। एक खूबसूरत हंस उसके लिए गीत गा रहा है। झांग ताई ने खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस किया। लगभग 10 मिनट बाद झांग ताई बुरी तरह कांपने लगा। बेहोशी की हालत में उसने हन्ना का हाथ अपने हाथों से पकड़ लिया, जबकि हन्ना भी चुपचाप अपनी गति बढ़ा रही थी। उसके सुनहरे बाल उसके बालों के बीच बेतहाशा लहराने लगे। अंत में हन्ना का पूरा चेहरा लगभग झांग ताई के पेट पर आ गया और उसने झांग ताई के लिंग को अपने मुंह में कसकर पकड़ लिया और स्थिर रही। उसी समय झांग ताई ने हन्ना के मुंह के सबसे अंदरूनी हिस्से में अपना वीर्य पूरी तरह से निकाल दिया। हन्ना ने झांग ताई के शरीर से तरल पदार्थ की आखिरी बूंद तक अपने होठों और जीभ से निचोड़ने से पहले सब कुछ निगल लिया और उस वश में की गई चीज को उसकी पैंट में डाल दिया। आपकी कमरबंद बहुत सुंदर है, क्या यह नहीं है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। झांग ताई की पैंट ठीक करने के बाद हन्ना ने उसकी नई कमरबंद पर ध्यान दिया। हाँ, यह नया है। झांग ताई ने बस इतना ही जवाब दिया। पहले से ही खड़ी हो चुकी हन्ना ने कमरबंद के बकल में जड़ेलाल सांपों को छुआ। ये तो अजीब है, 2 सांप है, क्या ये कमरबंद के बकल के लिए थोड़ा बड़ा नहीं है? लेकिन ये बहुत सुंदर और आकर्षक है। और उस अजीब से सांप को भी देखो, अब तुम्हारे पास 3 सांप हो गए हैं, एक बड़ा और 2 छोटे। वाह वाह, तुम नखरीली औरत हो। झांग ताई ये देखकर थोड़ा अचंभित रह गया कि यह महिला उससे भी ज्यादा कामुक थी। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? हन्ना ने मोहक अंदाज में झांग ताई को निहारा। मुझे ये पसंद है, झांग ताई ने ईमानदारी से जवाब दिया। पिछले महीने कई बार तुमने मुझे दबाकर जबरदस्ती मेरे शरीर में वीर्यपात किया। मुझे गर्भवती होने की चिंता सता रही थी। अप्रत्याशित रूप से पिछले महीने मेरा मासिक धर्म समय पर आ गया। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि अगर मैं नहीं चाहूंगी कि तुम गर्भवती हो जाओ तो तुम गर्भवती नहीं होगी? झांग ताई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि यह उस छोटे पेड़ द्वारा लाया गया एक रहस्यमय कार्य था। जब वह संतान उत्पन्न करना चाहता था तभी उससे निकलने वाली ऊर्जा में नई जिंदगियों को जन्म देने वाली सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा समाहित होती थी। सामान्यतः यद्यपि वह ऊर्जा देखने में सामान्य ही लगती थी, फिर भी वह किसी स्त्री को गर्भवती नहीं कर सकती थी। जब उसने ब्लैकहॉट सिटी में पहली बार पांडोरा के साथ प्रेम किया तो सबसे अहम क्षण में उसके दिमाग में एक चयनात्मक संवाद बॉक्स आ गया, जिससे झांग ताई को बाद में रोज एसोसिएशन की लड़कियों के साथ प्रेम करने में अधिक आराम और खुशी मिली। इससे महिलाओं को गर्भवती होने से रोककर उसे सचमुच बहुत सारी परेशानियों से बचाया जा सका। फलों के अलावा झांग ताई को लगा कि छोटे पेड़ का ये कार्य सबसे अधिक विचारशील था। जानते हो क्या, मैं आज ठीक हो गया हूँ। छोटे बच्चे, रात को अपने शिक्षक का इंतजार करना मत भूलना। अब मुझे सजी धजी गाड़ियों के पास जाना है। आंगन पर चुपके से नजर डालने के बाद हन्ना ने झांग ताई के चेहरे को चूमा, फिर अपनी पोशाक को ठीक किया और अपने पंजों पर चलते हुए चुपचाप झांग ताई के कमरे से सीढ़ियों से नीचे भाग गई।
हाना के जाने के 5 मिनट बाद झांग टाई भी चोर की तरह नीचे उतर गई। आज चेवली गांव के अधिकांश लोग फूलों की परेड और शाम के मेले को देखने के लिए सजी धजी गाड़ियों के साथ ब्लापाई जाना चाहते थे। पहले बूढ़े हार्ले और हन्ना के पिता भी वहां जाना चाहते थे, लेकिन पिछली रात जो कुछ हुआ उसके बाद हन्ना के परिवार के दोनों पुरुषों ने घर पर ही रहने का फैसला किया। कल रात जब हन्ना ने बताया कि बियर इतनी स्वादिष्ट होने का कारण झांग टाई द्वारा उपहार में दिया गया विशेष खमीर पाउडर है, तो परिवार के सभी सदस्य रोमांचित हो गए। बेशक बियर बनाने में इस्तेमाल होने वाले खमीर की गुणवत्ता को आंखों या मुंह से नहीं परखा जा सकता, लेकिन ब्लापाई के लोग, जिनकी बियर बनाने की परंपरा कई सौ वर्षों से चली आ रही थी, हन्ना की बात की सच्चाई जानने के लिए उपहार में दिए गए खमीर की गुणवत्ता परखने का अपना तरीका रखते थे। बूढ़े हार्ले ने फर्मेंटर से बियर का थोड़ा सा तरल पदार्थ आधा गिलास भर लिया। फिर उसने एक शीशी ली और उसमें से थोड़ा सा अजीब पाउडर छिड़क दिया। इसके बाद उसने बोतल को हल्का सा हिलाया। थोड़ी देर बाद उस तरल पदार्थ को आधा गिलास भरते देख बूढ़ा हार्ले इतना रोमांचित हो गया कि उसके शब्द लड़खड़ाने लगे। हे भगवान, ये सच है? ऐसा कैसे हो सकता है? काइमोटिक द्रव में खमीर के अलावा कोई अन्य अवायवीय जीवाणु नहीं है। ये वास्तव में एक बिल्कुल नया खमीर था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जब हन्ना ने झांग टाई को ये बात समझाई तो आखिरकार उसे समझ में आ गया कि बूढ़ा हार्ले इतना उत्साहित क्यों था। चेवली गांव में बियर बनाने के बाद बचा हुआ सारा खमीरी द्रव पुनर्चक्रित किया जा सकता था। हालांकि इसे केवल 4-5 बार ही पुनर्चक्रित किया जा सकता था। 6-7 बार पुनर्चक्रित करने के बाद यह अप्रभावी हो जाता था। इसका कारण ये था कि बियर के किण्वन की प्रक्रिया के दौरान खमीर के अलावा अन्य अवायवीय जीवाणु भी मौजूद होते थे। प्रत्येक किण्वन के बाद इन अवायवीय जीवाणुओं की मात्रा बढ़ती जाती थी। जब अन्य अवायवीय जीवाणुओं की मात्रा और अनुपात खमीरी द्रव में मौजूद कुल खमीर की मात्रा के 20% से अधिक हो जाता था, तो बनी हुई बियर का स्वाद खराब हो जाता था। ब्लापाई के लोग लंबे समय से रोगाणुजनित द्रव में अन्य अवायवीय जीवाणुओं के अनुपात का परीक्षण करने और रोगाणुजनित द्रव की उपलब्धता निर्धारित करने के लिए कई विधियां विकसित कर चुके थे। झांग टाई को नहीं पता था कि पुराने हार्ले ने रोगाणुजनित द्रव में क्या छिड़का था, लेकिन हन्ना ने उसे बताया कि यदि उसमें अवायवीय जीवाणु मौजूद हो तो पाउडर छिड़कने के बाद रोगाणुजनित द्रव का रंग तदनुसार बदल जाएगा। अनुभवी लोग बदलते रंग से उसमें मौजूद अवायवीय जीवाणुओं के अनुपात का पता लगा सकते हैं। पाउडर छिड़कने के बाद बूढ़े हार्ले परिणाम देखकर हैरान रह गए, क्योंकि काइमोटिक द्रव में लगभग कोई अवायवीय जीवाणु नहीं थे। हालांकि ब्लापाई में पिछले सैकड़ों वर्षों में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। पहली बार काढ़ा बनाने के बाद काइमोटिक द्रव में अवायवीय जीवाणुओं की मात्रा आमतौर पर 3-5% बढ़ जाती थी। बूढ़े हार्ले के परिवार ने कभी ऐसे काइमोटिक द्रव के बारे में सुना भी नहीं था जिसमें एक बार इस्तेमाल करने के बाद कोई अवायवीय जीवाणु न बचे। जाहिर है इसका कारण काइमोटिक द्रव में मौजूद विशेष खमीर मसाले थे। हाना की बात तुरंत सच साबित हो गई। परिवार के सभी सदस्य स्पष्ट रूप से जानते थे कि इसका क्या मतलब है। इस तरह के खमीरयुक्त द्रव को हमेशा के लिए पुनर्चक्रित किया जा सकता था। हालांकि असली बात यह नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब तक उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का डर नहीं था, कुछ छानने की प्रक्रियाओं के बाद वे खमीरयुक्त द्रव में मौजूद खमीर का उपयोग करके उसी प्रकार के और खमीर उगा सकते थे जिनका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाली बियर बनाने के लिए किया जा सकता था। और ब्लापाई में उच्च गुणवत्ता वाली बियर का मतलब बहुत सम्मान और बहुत सारा पैसा था। हाना के परिवार के सदस्यों के सामने अचानक एक उज्जवल सड़क दिखाई दी। हालांकि हन्ना के परिवार को यह नहीं पता था कि खमीर पूरी तरह से झांग टाई के नियंत्रण में था। चूंकि यह उसके ब्लैक आयरन कैसल से उत्परिवर्तित प्रजाति थी, इसलिए अगर झांग टाई को कुछ पसंद नहीं आता था तो वह खमीर के कुछ जीन कार्यों को लॉक करके और बदलकर उसके प्रजनन को रोक सकता था। खमीर को नियंत्रित करने वाले क्रिएटर फ्रूट को खाने के बाद झांग टाई अपने मन में एक आदेश भेजकर ब्लैक आयरन कैसल से बाहर ले जाए गए सभी खमीरों को एक ही बार में नष्ट कर सकता था। हन्ना के परिवार के सदस्यों की लालसा से भरी निगाहों का सामना करते हुए झांग टाई ने कल रात उनके साथ एक समझौता किया था जिसने उन्हें लगभग पागल कर दिया था। हाना के घर में स्थित बियर बनाने की कार्यशाला आज बंद कर दी गई थी, जबकि बचे हुए जाइमोटिक द्रव को सावधानीपूर्वक सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया था। फिर भी उन्हें तसल्ली नहीं हुई, इसलिए 2 आदमी खजाने पर नजर रखने के लिए वहीं रुक गए। ब्लापाई में बियर की गुणवत्ता में सुधार कर सकने वाले खमीर का महत्व लगभग सभी को पागल कर सकता है। कल रात से ही झांग टाई द्वारा हन्ना को अपने उत्परिवर्तित खमीर का उपहार देने का मामला बूढ़े हार्ले के घर में सबसे बड़ा रहस्य बन गया था। क्योंकि झांग टाई ने आज शहर के केंद्र में वापस जाने की योजना बनाई थी, इसलिए उसने बहुत घुमावदार रास्ता अपनाते हुए सजे धजे वाहनों और टीमों का पीछा किया और ब्लापाई की ओर चल पड़ा। हन्ना ने अपनी बियर ली और सजी धजी गाड़ी पर बैठ गई, जबकि चेवली गांव के सभी लोग, जिनमें ग्राम प्रधान भी शामिल था, उसके चारों ओर ऐसे जमा हो गए जैसे चमकते चांद के चारों ओर अनगिनत तारे चक्कर लगा रहे हों। पिछली रात बूढ़े हार्ले ने चुपचाप ग्राम प्रधान को अपने घर बुलाया था। हाना की बियर का एक गिलास पीने के बाद ग्राम प्रधान ने फैसला किया कि हाना इस साल की बियर क्वीन प्रतियोगिता में चेवली गांव का प्रतिनिधित्व करेगी। ये खबर कि हाना बियर क्वीन के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करने जा रही है ने तुरंत पूरे चेवली गांव को चौंका दिया। हन्ना ने झांग टाई द्वारा दिए गए खमीर का उपयोग करके बहुत अधिक बियर नहीं बनाई थी, इसलिए हर किसी को उसकी बियर चखने और उसकी योग्यता की पुष्टि करने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब ग्राम प्रधान ने सार्वजनिक रूप से वही बुलबुला प्रमाण पत्र दिखाया जो झांग टाई ने कल रात देखा था, तो चेवली के सभी ग्रामीण इसके कायल हो गए। ब्लापाई के लोगों के लिए बियर की गुणवत्ता को उसकी आंखों से पहचाना जा सकता था। जैसे ही उन्होंने हन्ना का बैरल खोला, बियर की सुगंध ने ब्लापाई में प्रवेश कर चुकी टीम के बीच लगभग अफरा तफरी मचा दी। उस अफरा तफरी के बाद चेवली गांव के सजे धजे वाहनों का काफिला अब ब्लापाई में परेड करने जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि किसी युद्ध के लिए रवाना होती सेना जैसा दिख रहा था, क्योंकि सभी बेहद उत्साहित और जोश से भरे हुए थे। अगर चेवली गांव में सचमुच कोई बियर क्वीन होती तो यह चेवली गांव के सभी ग्रामीणों के लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात होती। इस माहौल में झांग टाई को दूसरों ने नजरअंदाज कर दिया और उसे टीम में सबसे पीछे धकेल दिया गया। फिर भी उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाना को लोगों से घिरी हुई देखकर, मानो वह कोई रानी हो, उसकी खुशी देखकर झांग टाई को भी उसके लिए खुशी हुई। आज उनका मूड वाकई बहुत अच्छा था। कम से कम अभी तो ठीक है। आसपास के गांवों से सजे धजे वाहनों की टीमों के आने के बाद ब्लापाई में भव्य बियर कार्निवल दोपहर में आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। आज ब्लापाई में हर जगह को खूबसूरती से सजाया गया था। सड़क किनारे की दुकानें, घर और बिजली के खंभे सभी रंगीन रिबन, झंडे और तरह तरह के खुशी के प्रतीकों से ढके हुए थे।
शहर के केंद्र में पहुंचने के बाद झांग ताई को जो पहली खबर मिली वह बियर उत्सव के बारे में नहीं बल्कि युद्ध के बारे में थी। पिछली रात प्रतिशोध में लौहसीन सेना के एक बहादुर विमान ने सन राजवंश के हवाई क्षेत्र में धावा बोल दिया और लाजियान शहर में स्थित ब्रिलियंट फेदर्स के एक महत्वपूर्ण रसद अड्डे पर 2 बम गिरा दिए, जो दोनों सेनाओं की सीमा से 160 किलोमीटर दूर था। इससे सन राजवंश और उसकी प्रमुख सेना ब्रिलियंट फेदर्स को गहरा सदमा लगा। झांग ताई ने ब्लापाई के आधिकारिक समाचार पत्र में ये खबर पढ़ी। हालांकि इससे वह अवाक रह गया, फिर भी यह बेहद प्रेरणादायक थी। निश्चित रूप से ये प्रचार का एक तरीका भी हो सकता है कि ऐसी खबर उस शहर तक पहुंचाई जाए जिस पर सन राजवंश के प्रतिभाशाली शासकों ने बियर उत्सव के दिन ही हमला किया था। आखिरकार सन राजवंश के जासूस और विध्वंसक अभी तक पकड़े नहीं गए थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि इतने बड़े उत्सव के आगमन और कल रात हुए 2 बम धमाकों के कारण ही 21वीं डिवीजन के कुछ गश्ती सैनिक ऐसे उत्सवपूर्ण माहौल में सड़कों पर दिखाई दे रहे थे। इससे पहले झांग ताई शिवली के सजे धजे वाहनों का पीछा करके ये देखना चाहता था कि हन्ना बियर क्वीन के खिताब के लिए कैसे प्रतिस्पर्धा करती है, लेकिन दुर्भाग्य से शहर के केंद्र में प्रवेश करने के तुरंत बाद ही उसका सजे धजे वाहनों की टीम से संपर्क टूट गया। अनुवादक नोबेली हिंदी ऑडियो नोबेल ब्लापाई में बियर महोत्सव के कारण जो उमंग भरा माहौल था वह झांग ताई की कल्पना से परे था। सड़कों पर चलते हुए उन्होंने देखा कि उत्सव के कपड़े पहने कई लोग सजे धजे वाहनों के काफिले के चारों ओर जमा थे, जो शहर की ओर जा रहे थे। ये सजे धजे वाहन ब्लापाई के आसपास के सभी उपनगरीय क्षेत्रों से आए थे। इसके अलावा शहर के कई समुदायों और व्यावसायिक समूहों ने भी सजे धजे वाहनों का आयोजन किया था, जो सड़कों पर जुलूस निकाल रहे थे। कुछ वाहनों में बैंड और लकड़ी के तख्तों पर चलते हुए जोकर भी थे। रंग बिरंगे रिबन और झंडे लहराते हुए ये सजे धजे वाहन आगे बढ़ रहे थे। जब झांग ताई किसी आबादी वाले इलाके में पहुंचा तो उसने देखा कि खूबसूरत महिलाएं लगातार चारों ओर हवा में चुंबन भेजकर और ढेर सारी पंखुड़ियां उछालकर अपना आकर्षण दिखा रही थीं। उनमें से कुछ तो गेहूं के तिनकों से बुनी हुई टिड्डियों जैसी छोटी छोटी सजावटी चीजें भी उछाल रही थीं, जिन्हें पकड़ने के लिए आसपास के बच्चे लपक रहे थे। ब्लापाई में बियर बनाने की कार्यशालाओं, सड़क किनारे के बार और बियर होटलों ने कई प्रतियोगिताओं को रद्द कर दिया। परिणामस्वरूप पूरा शहर बेहद शोरगुल भरा हो गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में सबसे आम प्रतियोगिता सीमित समय में बियर पीने की थी, जिसमें कोई भी व्यक्ति केवल एक चांदी के सिक्के के शुल्क पर भाग ले सकता था। अंतिम विजेता को कई प्रकार की बियर का मुफ्त स्वाद चखने के साथ साथ बोनस जीतने का मौका भी मिलता था। झांग ताई का इरादा था कि वह पब्स ख्वाए में घुसकर बियर क्वीन का खिताब जीतने की प्रतियोगिता देखे, लेकिन आज पब्स ख्वाए के आसपास का इलाका सबसे शोरगुल वाला था, इसलिए जब झांग ताई पब्स ख्वाए से 2 ब्लॉक दूर पहुंचा तो सड़क इतनी भीड़भाड़ वाली हो गई कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि अगर उसने दूसरी 2 दिशाओं में जाने की कोशिश भी की तो भी घनी आबादी ने उसे एक दीवार की तरह रोके रखा। 10 मिनट तक धक्का मुक्की करने के बाद भी झांग ताई 10 मीटर भी आगे नहीं बढ़ पाया। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर समय समय पर महिलाओं की चीखें सुनाई देती थीं, ऐसा लगता था मानो किसी ने चुपके से उनके शरीर को छुआ हो। अपने आसपास हो रही घटनाओं को देखकर झांग ताई के पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर हन्ना इस साल की बियर क्वीन बन जाती तो उसे रात में पता चलता। हर साल बियर क्वीन चुने जाने के बाद उसे एक बड़ा बोनस और एक शाही ताज मिलता था। बियर क्वीन एक विशेष रूप से सजी हुई गाड़ी में बैठकर ब्लापाई की यात्रा करती थी। ब्लापाई की महिलाओं के लिए बियर क्वीन बनना उनके पूरे जीवन में मिलने वाली सबसे बड़ी प्रशंसा और सबसे शानदार सम्मान था। बियर क्वीन का चुनाव ब्लापाई के पूरे बियर उत्सव और कार्निवल के चरमोत्कर्ष की शुरुआत थी। हालांकि रीति रिवाजों के अनुसार बियर क्वीन का चुनाव तब तक नहीं किया जा सकता था जब तक शाम न हो जाए और मशाले न जलाई जाएं। झांग ताई ये देखना चाहता था कि हन्ना को बियर क्वीन चुने जाने पर वह कैसी दिखेगी। उस प्यारी लड़की ने उसे इन दिनों बहुत खुशी दी थी, इसलिए वह चाहता था कि आज का दिन उसके जीवन का सबसे खुशी का दिन हो। झांग ताई को अन्य महिलाओं की बियर की गुणवत्ता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह बियर के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसके परिवार के सदस्यों, ग्राम प्रधान और चैवली गांव के ग्रामीणों को उसके प्रति इतना आश्वस्त देखकर उसे भी उसकी सफलता का पूरा भरोसा हो गया। बूढ़े हाले ने बड़ी सहजता से बताया कि हन्ना द्वारा उस अद्भुत खमीर से बनाई गई 2 गिलास बियर पीने के बाद उन्हें बहुत अच्छी नींद आई। इन वर्षों में जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी उन्हें अक्सर रात में खांसी आती थी, लेकिन पिछली रात तो बिल्कुल भी खांसी नहीं आई, जो बहुत अजीब बात थी। आज सुबह तक वे काफी चुस्त दुरुस्त थे। हालांकि दूसरों ने बूढ़े हार्ले की बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन झांग ताई ने उन्हें याद रखा, क्योंकि उन्हें याद था कि जब वे छोटे थे और उन्हें खांसी या सर्दी जैसी कोई परेशानी होती थी तो उनकी मां उन्हें चावल की शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला फलों का खमीर वाला घोल पिलाती थी। ये बहुत कारगर था। हर बार जब वे इसे पीते थे तो उनकी सेहत में काफी सुधार हो जाता था, इसलिए झांग ताई बचपन से ही डॉक्टर के पास नहीं गए थे और न ही उन्हें कोई बड़ी बीमारी हुई थी, क्योंकि छोटी मोटी समस्याओं का समाधान घर पर ही हो जाता था। शायद खमीर पौधों से ऐसे पदार्थ निकाल सकता है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो। इसी लाभ के चलते बूढ़े हार्ले को पिछली रात अच्छी नींद आए। ये सोचकर झांग ताई पिछली रात अपने घर लौटने के बाद अपनी असली ताकत बढ़ाने के लिए 2 फल खाए। इसके अलावा उन्होंने ब्लैक आयरन कैसल की प्रयोगशाला में तैयार किए गए फलों के खमीर के घोल के उन बर्तनों पर भी एक नजर डाली। उसने जरूरत से ज्यादा शराब बना ली थी और फलों के खमीर वाले घोल को बनाने में उसने जो कारीगरी अपनाई थी वह बियर बनाने में इस्तेमाल होने वाली कारीगरी से बिल्कुल अलग थी। 1 महीने बाद भी घोल में मौजूद फल पूरी तरह से विघटित नहीं हुए थे। इसका मतलब था कि खमीर वाले घोल को अंतिम किण्वन पूरा करने में ज्यादा समय लगेगा। हालांकि खमीर वाले घोल के बड़े बर्तनों की खुशबू हवा में फैल चुकी थी, जिससे वह मदहोश हो गया था। जिस यीस्ट में बेसिक और यीस्ट के गुणों का केवल 1/3 गुण थे, उससे बनी बियर पीने में बहुत अच्छी थी, इसलिए मूल बेसिक और यीस्ट और भी उत्कृष्ट होनी चाहिए। खमीर द्वारा किण्वित तरल पदार्थ में इतने सारे अद्भुत कार्य क्यों होते हैं, ये बात झांग ताई को समझ में नहीं आई, क्योंकि जन्म से ही उसे इस बारे में सीमित ज्ञान प्राप्त था। झांग ताई सोच रहा था कि शायद उसे आज एक बार फिर निजी पुस्तकालय में जाकर कुछ और किताबें पढ़नी चाहिए और खमीर के कार्यों का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हन्ना द्वारा उसके खमीर का उपयोग करके बनाई गई बियर ने उसे यह एहसास दिलाया था कि भविष्य में ऐसी छोटी छोटी चीजें भी बहुत उपयोगी हो सकती हैं। दोपहर के समय ब्लापाई की हर गली में सजी धजी गाड़ियां खड़ी हो गईं। वे बियर और भुना हुआ मांस बेचने के चलते फिरते स्टॉल बन गईं। झांग ताई ने 3 चांदी के सिक्के खर्च करके एक सजी हुई गाड़ी में बैठकर कुछ गिलास बियर पी और भुना हुआ मांस खाया।
उसके साथ ब्लापाई की खूबसूरत और जोशीली लड़कियां थी जो वायलिन की मधुर धुन पर खुशी से नाच रही थी। ऐसे शोरगुल भरे और खुशनुमा माहौल में झांग टाई का मन बिल्कुल भी अपनी सैन्य वर्दी पहनकर वापस नंबर 9 उपकरण केंद्र जाकर पुरानी मशीनों के ढेर का सामना करने का नहीं कर रहा था। इस समय तो वह कुछ और ही काम कर ले तो बेहतर होगा। बिलिस को निर्धारित मिलन स्थल पर गुप्त संकेत छोड़ने के बाद झांग टाई एक बार फिर ग्रांट के पुस्तकालय में आया। वह 2 घंटे तक संग्रह क्षेत्र में रुका रहा। अंततः वह निराश होकर चला गया। हालांकि वहां खमीर पर कुछ पुस्तकें थीं, लेकिन वे सभी केवल बियर बनाने से संबंधित थीं। उन पुस्तकों में खमीर के अन्य पहलुओं का कोई उल्लेख नहीं था। इस तरह के निजी पुस्तकालय में पुस्तकों की सीमित संख्या के कारण आमतौर पर व्यक्ति को वह ज्ञान नहीं मिल पाता था जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता होती थी। शायद पिछली बार उसका भाग्य वाकई बहुत अच्छा था। पुस्तकालय से निकलने के बाद झांग टाई जल्द ही उस स्थान पर पहुंच गया जहां वह आमतौर पर बिलिस से मिलता था। जैसा कि उम्मीद थी, बिलिस पहले से ही वहां मौजूद थी। आज तो तुम वाकई बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दे रहे हो। मुझे लगा था कि तुम रात तक मेरा गुप्त संकेत नहीं देख पाओगे। झांग टाई ने आराम से बिलिस से कहा, मैं इन दिनों तुम्हारी खबर का इंतजार कर रही हूँ। यहाँ तक कि उन लोगों को मेरी कही हुई बातों पर भी शक होने लगा है जो मैंने उन्हें कुछ दिन पहले बताई थी। बिलिस थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। अगर तुम 2-4 दिनों में नहीं आई तो शायद मैं उनसे मिलने की हिम्मत भी न करूं। हो झांग टाई मुस्कुराया। उसे भी लगा कि बिलिस घबराया हुआ है। हालांकि उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे लगा कि वह इसलिए घबराया हुआ है क्योंकि वह उन लोगों को संभाल नहीं सकता। चिंता मत करो, मैं आज तुम्हारे साथ उनसे मिलने जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि वे मुझे इस पोशाक में पहचान लेंगे। झांग टाई की बातें सुनकर बिलिस ने राहत की सांस ली। बहुत बढ़िया, अगर आप उनके सामने आ सके तो मेरे लिए आगे से आपकी सेवा करना और भी सुविधाजनक हो जाएगा। वे कहाँ हैं? उनमें से कुछ घर पर हैं, लेकिन चूंकि हम अक्सर शीचेन जिले के एक बिलियर्ड रूम में समय बिताते हैं, इसलिए उनमें से कई आज भी वहीं हैं। ठीक है, तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा। आज ब्लापाई में यातायात नियंत्रण के कारण परेड में शामिल वाहनों और सैन्य वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों को शहर के बीचों बीच सड़कों पर चलने की मनाही थी, इसलिए दोनों लोग केवल पैदल ही उस स्थान पर जा सकते थे। ब्लापाई के अन्य स्थानों की तुलना में शीचेन जिले में गरीब लोगों की संख्या अधिक प्रतीत होती थी। यहाँ की इमारतें पुरानी थीं, कई झुग्गी झोपड़ियां और कुछ कारखाने थे। कोक भट्टी और ब्लापाई का एकमात्र इस्पात संयंत्र भी इसी जिले में स्थित था, इसलिए जैसा कि अनुमान लगाया जा सकता है, यहाँ का वातावरण बहुत खराब था। बिलिस ने झांग टाई को शहर के मुख्य इलाके की सड़कों से होते हुए रास्ता दिखाया। संकरी और गंदी गलियों को देखकर और बेहद गरीब आबादी को देखकर जो पहले के चहल पहल भरे माहौल से बिल्कुल अलग थी, झांग टाई थोड़ा परेशान हो गया। यहाँ कई लोग गूंगे, उदासीन, गंभीर और क्रूर लग रहे थे, जिससे उसे बहुत असहजता महसूस हुई। क्या आप आमतौर पर यहीं रुकते हैं? हाँ, हम में से ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। ब्लापाई का ये ज़िशिन जिला सबसे अराजक इलाका है। शहर के लगभग 2/3 चोर, झूठे, बदमाश, बलात्कारी, वेश्याएं, बेरोजगार मजदूर, छोटे मोटे गुंडे और नशाखोर यही रहते हैं। पहले अंडमान गठबंधन द्वारा वांछित कई अपराधी भी यही रहते थे। बिलिस ने सावधानीपूर्वक जवाब दिया। उस रात को याद करते हुए जब बिलिस और बाकी लोग सिर्फ 2 सोने के सिक्कों के लिए उसे परेशान करने आए थे, झांग टाई ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। एक बार जब तुम मेरा अनुसरण करोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम जल्द ही इस जगह को छोड़कर एक सम्मानजनक जीवन जी पाओगे। झांग टाई ने बिलिस से बहुत गंभीरता से कहा। झांग टाई की बातें सुनकर बिलिस ने अचानक अपनी गति धीमी कर दी। उसके कंधे और गर्दन अकड़ गए। न जाने क्यों, जब से झांग टाई इस इलाके में आया था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने धुंधली खिड़कियों और दरवाजों के पीछे से चुपचाप उसे घूर रहे तरह तरह के लोगों और शाम ढलते ही सड़क किनारे की बत्तियों के नीचे दीवारों के कोनों से टेक लगाकर ग्राहकों को लुभाने लगी वेश्याओं पर नजर डाली। फिर उसने अपना सिर हिलाया और खुद पर व्यंग्य भरी मुस्कान ला दी। उसके कपड़े वाकई इस जगह के हिसाब से ठीक नहीं थे, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि लोग उसकी तरफ ध्यान दे रहे थे। बिलिस झांग टाई को एक सुनसान गली में स्थित एक बियर होटल में ले गया। होटल में कारोबार बहुत ही ठंडा था, केवल कुछ ही लोग बियर पी रहे थे। झांग टाई ने होटल पर एक नजर डाली और उसे कुछ खास नहीं लगा। बिलियर्ड रूम होटल के पीछे है। इसके बाद झांग टाई बिलिस के पीछे पीछे बिलियर्ड रूम में चले गए, जिसे होटल के मेहमानों के मनोरंजन के लिए बनाया गया था। यहाँ का बिलियर्ड रूम मध्यम आकार का था, जिसमें 4-5 बिलियर्ड टेबल थी, लेकिन किसी कारणवश अंदर कोई भी नहीं था। वे कहाँ हैं? क्या आप 1 मिनट यहाँ रुक सकते हैं? वे लोग ऊपर महिलाओं को गले लगा रहे होंगे। चूंकि उन्हें पता नहीं है कि आप यहाँ हैं, मैं उन्हें नीचे बुला लेता हूँ। बिलिस ने सिर झुकाते हुए कहा। झांग टाई ने सिर हिलाया और बिलिस बिलियर्ड रूम से बाहर निकल गया। किसी कारणवश झांग टाई को लगा कि जाते समय वह थोड़ा घबराया हुआ था। 10 सेकंड बाद झांग टाई ने भौहें सिकुड़ी क्योंकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। साथ ही उसे खून की गंध भी आ रही थी। झांग टाई का चेहरा पीला पड़ गया। तभी एक जोरदार धमाके के साथ होटल की एक दीवार अचानक गिर पड़ी। पूरी दीवार बाहर की ओर ढह गई। झांग टाई कुछ प्रतिक्रिया कर पाते उससे पहले ही गिरी हुई दीवार की दिशा से लोगों का एक झुंड अंदर की ओर उड़कर आ गिरा। इस स्थिति में जाहिर है झांग टाई ने सहज रूप से उनसे दूरी बनाए रखी। हालांकि ये लोग अजीब लग रहे थे क्योंकि वे सभी अंदर उड़ने के बाद जमीन पर लेटे हुए थे। वे अंदर उड़कर नहीं जा रहे थे, बल्कि फेंककर अंदर धकेले जा रहे थे। वे जीवित लोग नहीं थे, बल्कि नॉर्मन साम्राज्य की गहरे लाल रंग की सैन्य वर्दी पहने लाशों का ढेर थे, जिन पर कई घाव थे। अजीब बात यह थी कि झांग टाई को उनके चेहरे जाने पहचाने से लग रहे थे। 15 लाशें एक साथ पूरे बिलियर्ड रूम में भर गईं। सबसे नजदीक वाली लाश झांग टाई से 1 मीटर दूर थी, जिसका चेहरा ऊपर की ओर था। झांग टाई ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही आदमी था जिसने उसे पीटा था और जिसे उसने 2 हफ्ते पहले उसी रात मार डाला था। हमने सूर्य राजवंश के विध्वंसकों को ढूंढ लिया, बाहर से किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा। इसके तुरंत बाद लाल दस्ताने पहने कई लोग ढही हुई दीवार से अंदर घुस आए। हाथों में हथियार लिए उन्होंने तुरंत झांग टाई को घेर लिया। फिर कई लाल दस्ताने पहने लोगों ने जमीन पर पड़े शवों और आसपास की दीवारों और टूटे फूटे बिलियर्ड टेबलों पर वार किए। उनमें से कुछ ने खुद को भी घायल कर लिया, लेकिन किसी को भी जानलेवा चोट नहीं आई। अचानक बियर होटल के बिलियर्ड रूम में ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई भयंकर लड़ाई हुई हो।
फिर चांदी जैसे बालों वाला एक लाल दस्ताना धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकला और झांग टाई को इस तरह घूरने लगा जैसे कोई भेड़िया अपने शिकार को घूरता है। मेजर फ्रांका, सन राजवंश की शेष सेना ने पकड़े जाने से इनकार कर दिया, इसलिए हमने एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सभी को मार डाला। अभी जब हम अंदर घुसे तो यह व्यक्ति सन राजवंश के इन विध्वंसकों के साथ बातचीत कर रहा था। वह विध्वंसकों को एक वस्तु सौंप रहा था। उनकी बातों के बाद प्रथम लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात एक लाल दस्ताने वाले अधिकारी ने जमीन पर पड़े एक शव से एक वस्तु निकाली और उसे मेजर फ्रांका को दे दिया। फिर उस मेजर ने खून के धब्बे लगे उस सामान को ध्यान से खोला। उसने उस पर एक नजर डाली और फिर मुस्कुराते हुए झांग टाई की ओर मुड़ा। ये ब्लापाई के व्यापक रसद राहत अड्डे की रक्षा व्यवस्था और सभी सामग्री गोदामों का नक्शा है। तुम कौन हो? ये सामान तुम्हारे पास कैसे आया? ये सुनकर झांग टाई समझ गया कि उसे एक बार फिर फंसा लिया गया है। वह जिस गड्ढे में फंसा था उसका कोई अंत नहीं था। तू हरामखोर कमीना, झांग टाई ने गुस्से से गाली दी। दोपहर की प्रतियोगिता के बाद जब झांग टाई को ब्लापाई के नागरिक चौक पर लाल दस्तानों के एक समूह ने घेर लिया तो बियर क्वीन के खिताब के लिए प्रतियोगिता का अंतिम परिणाम घोषित किया गया। आज की विजेता ने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को पछाड़ दिया और ब्लापाई बियर उद्योग संघ के सभी 21 बियर चखने वालों को जीत लिया। आज सार्वजनिक चौक पर एक चमत्कार हुआ, एक ऐसा चमत्कार जिसने सभी 21 बियर चखने वालों को बिना किसी हिचकिचाहट के एक ही व्यक्ति के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित किया। ब्लापाई के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हाल के वर्षों में एक भी महिला ऐसी नहीं थी जिसे सभी बियर चखने वालों के आधे से अधिक वोट मिले हो और वह ब्लापाई की बियर क्वीन का ताज पहन सके। इस समय सार्वजनिक चौक के केंद्र में एक नाम धीरे धीरे गूंजने लगा, हन्ना हन्ना हन्ना। शुरू में तो कुछ ही लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ चौक में मौजूद सभी लोग इसे दोहराने लगे और उनमें से कुछ तो जोर जोर से चिल्लाने लगे। ब्लापाई के नागरिकों, कृपया जितना चाहे उतना जयकारा लगाए। ब्लापाई को इस साल फिर से अपनी बियर क्वीन मिल गई है। इस साल की बियर क्वीन है हन्ना। हन्ना ने ब्लापाई के इतिहास की सबसे बेहतरीन बियर बनाई है। उन्होंने सभी 21 सम्मानित बियर चखने वालों का दिल जीत लिया है। हजारों लोग खुशी से झूम उठे। वहीं चेवली गांव के कई लोग इतने उत्साहित हो गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अनुवादक नोबेल हिंदी ऑडियो नोबेल। झांग टाई जानता था कि वह एक सोची समझी चाल में फंस चुका है। 2 हफ्ते पहले उसने जिन शवों को मारा था उन्हें देखकर झांग टाई बेहद क्रोधित तो हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपना संयम बरकरार रखा। नॉर्मन साम्राज्य की इस सख्त पदानुक्रमित और भयावह गुप्त पुलिस का सामना करते हुए अगर उसने एक भी गलती की तो वह इस दुनिया से गायब हो जाएगा। हालांकि इन लोगों की मौत 2 हफ्ते पहले हुई थी, फिर भी वे ऐसे संरक्षित थे मानो अभी अभी मारे गए हों। झांग टाई इतना मूर्ख नहीं था कि यह पूछे कि इन शवों को इतनी अच्छी तरह से कैसे संरक्षित किया गया था, क्योंकि यह तो एक मामूली सवाल था। डोंडर ने उसे शवों को संरक्षित करने के कई तरीके बताए थे, जैसे कि सबसे आम तरीका जमाना या थोड़ा अधिक जटिल तरीका मरहम या पेस्ट लगाना। शवों को ताज़ा रखने के कई तरीके थे जिससे बाकी लोग उसे फंसाने में कामयाब हो गए। उन शवों को देखते ही झांग टाई तुरंत कुछ बातें समझ गया। पहली बात तो ये कि ये वही लोग थे जिन्होंने गोदाम में आग लगाई थी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि घटनास्थल को नष्ट कर दिया जाए और जब वह वापस जाकर शवों की जांच करे तो उसे पता न चले कि शव गायब हो चुके हैं। झांग टाई को तब लगा कि आग सन राजवंश के अन्य विध्वंसकों ने लगाई थी। दूसरे, जब उसने सन राजवंश के उन लोगों को मारा तो ये प्रक्रिया निश्चित रूप से उन्हीं लोगों की निगरानी में हुई होगी। वे अंधेरे में छिपे रहे होंगे। उन्होंने यह तो देखा होगा कि उसने उन लोगों को कैसे मारा या फिर जांच पड़ताल के दौरान इसका पता लगाया होगा। इन दोनों बातों को समझने के बाद झांग टाई का दिमाग अधिक स्पष्ट हो गया। 21वीं डिवीजन के 2 लापता सैनिकों के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। आपने ऐसा इसलिए किया ताकि मुझे यह विश्वास हो जाए कि सन राजवंश के विध्वंसक अभी भी ब्लापाई में हैं और मुझे ये यकीन हो जाए कि सबूतों को नष्ट करने और मेरे संदेह को दूर करने के लिए विध्वंसकों ने ही आग लगाई थी। झांग टाई ने सफेद बालों वाले मेजर फ्रांका को घूरते हुए ठंडे स्वर में पूछा। इसके बाद मेजर फ्रांका ने अपना हाथ झटकाकर झांग टाई के चारों ओर मौजूद सभी लाल दस्ताने पहने लोगों को बाहर निकलने दिया, जिससे केवल वह झांग टाई और बियर होटल के इस गंदे बिलियर्ड रूम में जमीन पर पड़े शव ही रह गए। झांग टाई की आंखें उसकी हरकत देखकर सिकुड़ गईं। इस समय भी ये व्यक्ति अकेले उसका सामना करने की हिम्मत कर रहा था। इसका मतलब था कि यह व्यक्ति कम से कम 8वें स्तर से ऊपर का योद्धा था और उसे हराने का पूरा भरोसा रखता था। झांग टाई को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह व्यक्ति जो इतने लंबे समय से उसे फंसाने की योजना बना रहा था, आयरन ब्लड कैंप में उसके प्रदर्शन से अनभिज्ञ था। हालांकि वह 4थे स्तर का योद्धा था, फिर भी वह आसानी से 6-7वें स्तर के योद्धाओं का सामना कर सकता था। आप सही कह रहे हैं। मैंने 21वीं डिवीजन के 2 लापता सैनिकों की जिम्मेदारी ली ताकि सबको ये यकीन दिलाया जा सके कि सन राजवंश के जासूस और विध्वंसक अभी भी ब्लापाई में हैं। नतीजा देखकर लगता है कि यह कारगर रहा। मेजर फ्रांका ने झांग टाई से बातचीत करते हुए सहजता से कहा। इसी बीच उन्होंने अपने लाल दस्ताने उतारे और उन्हें एक हथेली पर थपथपाया। कहा जाता है कि नॉर्मन साम्राज्य की ऑर्डर कमेटी के सदस्यों और मार्शल लिन चांगजियांग के बीच मतभेद है। क्या शीर्ष हस्तियों के बीच विचारों का यह अंतर सचमुच आपको इतना उत्तेजित कर सकता है कि आप सैनिकों की हत्या कर दें और नॉर्मन साम्राज्य के सैन्य अधिकारियों को फंसा दें? झांग टाई ने मेजर फ्रांका को तीखी और उग्र निगाहों से घूरा। झांग टाई की बातें सुनकर मेजर फ्रांका पागलों की तरह हंसने लगे। अब जब आपको पता चल गया है कि हमने क्या किया है तो आपको ब्लापाई में हमारी भूमिका भी पता होनी चाहिए। हाँ, बड़े लोगों की नजर में हम जैसे छोटे लोग सिर्फ घिनौने लगते हैं। हम सड़े हुए मांस के ढेर की तरह हैं जो कीड़ों या ओटी से ढका हो, भिखारियों या गंदी गंदगी की तरह। हमें यहाँ इसलिए भेजा गया है ताकि हमें देखकर कोई भौहें चढ़ाए, भूख हो दे या बेहतर होगा कि कई बार गुस्सा करे। क्या आप जानते हैं कि कीड़े, सड़े हुए मांस, गंदगी और उल्टी की तरह बर्ताव किए जाने पर हमें कैसा लगता है? आप कभी नहीं जान सकते। मेजर फ्रांका का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। ऐसे लोगों से छुटकारा पाने और हम जैसे लोगों के ढेर को उल्टी साफ करने की तरह आसानी से फेंकने के लिए 2 सैनिकों को मारना और एक सैन्य अधिकारी को फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेजर फ्रांका की हंसी और भेड़िए जैसी आंखों के नीचे झांग टाई ने एक दमित महत्वाकांक्षा, पागलपन और एक भयानक व्यक्ति को देखा। अर्थात शुरू से ही सन राजवंश के वे जासूस आपकी निगरानी में थे। हे वाह। मेजर फ्रांका ने अपने अंगूठे और तीसरी उंगली को रगड़ा, जिससे एक कुरकुरी आवाज आई, फिर जमीन पर पड़े उन शवों की ओर इशारा किया। ब्लेपाई आते ही मुझे इन चूहों और बदमाशों के बारे में पक्के सुराग मिल गए थे।
पहले तो मैं बस उनके द्वारा काफी नुकसान पहुंचाने का इंतजार कर रहा था, ताकि उन्हें पकड़कर उस वरिष्ठ अधिकारी को संतुष्ट कर सकूं जिसने मुझे ब्लेपाई भेजा था। ये चूहे और बदमाश बड़े ही दूरदर्शी थे, क्योंकि उन्होंने रसद विभाग के एक विकलांग प्रथम लेफ्टिनेंट को पकड़ लिया ताकि आपको उन्हें ब्लापाई के रसद अड्डे पर ले जाने के लिए मजबूर कर सके और वहां भारी तबाही मचा सके। ये वाकई एक शानदार योजना थी। मुझे तो उम्मीद थी कि वे वहां सफल हो जाएंगे। अफसोस, मेरी उम्मीदों के विपरीत आपने उन सभी को मार डाला और मेरी पूरी योजना को बर्बाद कर दिया। फिर भी ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि मुझे आपसे कुछ और भी मूल्यवान चीज मिली। मेजर फ्रांका ने लालच भरी निगाहों से झांग टाई को देखते हुए अपने होंठ चाटे। तुम मुझसे क्या चाहते हो? झांग टाई ने ठंडे स्वर में पूछा। हासिल नहीं, बल्कि सौदा, मेजर फ्रांका ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। जब तक तुम मुझे अपना रहस्य बताओगे, मैं आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाऊंगी। तुम्हें यहाँ किसी ने नहीं देखा होगा। तुम आयरन हॉर्न सेना के प्रथम लेफ्टिनेंट बने रहोगे और ब्लापाई में अपनी प्रेमिका के साथ प्रेम करते हुए अपने जीवन का आनंद लोगे और अपनी महिला श्रेष्ठता का बखान करते रहोगे। मेजर फ्रांका ने उस हथियार का नाम भी बताया जिसका इस्तेमाल झांग ने टाई को युद्ध के मैदानों में करने के लिए कहा था। क्या रहस्य? झांग टाई के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। हो, घबराओ मत, मुझे पता है तुम बहुत घबराए हुए हो। तुम्हारे पास बहुत सारे राज हैं, जैसे तुमने उन लोगों को प्रतिक्रिया करने से पहले ही कैसे मार डाला। तुम्हें अचानक आयरन ब्लड की गुप्त शक्ति कैसे मिल गई। तुम्हें नीली बर्फ से डर क्यों नहीं लगा। ब्लैकहॉट सिटी के एक साधारण छात्र से तुम कुछ ही महीनों में इतने खूंखार और शक्तिशाली सैनिक कैसे बन गए। मेजर फ्रांका ने एक गहरी सांस ली और उनकी आवाज और आंखें कोमल हो गईं। दरअसल मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। अगर मुझे तुम्हारी शक्तियां मिल जाए तो मैं अपनी इस घिनौनी जिंदगी से छुटकारा पा सकता हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? झांग टाई जानता था कि अब ये बताने का कोई फायदा नहीं कि उस पर बिजली गिरी थी। इस आदमी ने ही उसे उस रहस्य के लिए फंसाया था जिससे वह इतना शक्तिशाली बन सकता था। आज जो कुछ भी हुआ वह सब इसी आदमी की महत्वाकांक्षा और लालच से उपजा था। अगर मैं तुम्हें न बताऊं तो क्या होगा? हे, मुझे यहाँ भेजने वाले लोग तो आयरन हॉर्न सेना के एक ऐसे युवा सैन्य अधिकारी में दिलचस्पी लेंगे जो नॉर्मन साम्राज्य के साथ विश्वासघात करेगा। मेजर फ्रांका ने झांग टाई को गंभीरता से देखा। मुझे यकीन है कि आप नहीं जानते कि नॉर्मन साम्राज्य की ऑर्डर रिव्यू कमेटी और गुप्त पुलिस देशद्रोहियों से कैसे निपटती है। तुम्हें, तुम्हारे परिवार वालों को, यहाँ तक कि तुम्हारे दोस्तों को भी इस दुनिया में आने का पछतावा होगा। भले ही तुमने लौह रक्त युद्ध शक्ति प्राप्त कर ली हो, कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। यहाँ तक कि लौहसीन सेना, लिन चांगजियांग और युद्ध देवता चर्च की विशेष सुरक्षा परंपरा भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। इसके अलावा तुम तो बस एक मामूली प्रथम लेफ्टिनेंट हो जिसने केवल लौह रक्त गुप्त शक्ति प्राप्त की है। झांग टाई ने अपना सिर झुका लिया। ये बहुत अजीब था कि उसे जरा भी गुस्सा नहीं आया। पता नहीं क्यों मेजर फ्रांका की बातें सुनकर उसे कुछ महीने पहले स्कूल में हुई घटना याद आ गई। उस दिन वह आराम से एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी कुछ लड़के उसके सामने आए और खाने की प्लेटें फेंक दी, इस बात की परवाह किए बिना कि वह मना करेगा या नहीं। कभी कभी जिंदगी ऐसी ही होती थी। आप आराम से पेड़ के नीचे बैठकर आसमान को निहार रहे होते थे, तभी कुछ बदमाश सोचते थे कि आपको आसानी से धमकाया जा सकता है और आपके सामने खाने की प्लेटें फेंक देते थे, जिससे आपको अपमान और दर्द में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलता था। आज जिस व्यक्ति ने उसके सामने गंदी खाने की प्लेटों का ढेर फेंका था, वह नॉर्मन साम्राज्य की गुप्त पुलिस का एक सदस्य बन गया, चांदी जैसे बालों वाला मेजर फ्रांका। झांग टाई के सामने भी यही विकल्प रखा गया था। फ्रांका को लगा कि यह एक विकल्प है, हालांकि झांग टाई के लिए यह बिल्कुल भी विकल्प नहीं था, क्योंकि दोनों रास्ते बंद हो चुके थे। झांग टाई ने सिर उठाकर मेजर फ्रांका की ओर देखा। आपने अभी अभी बहुत कुछ कहा, लेकिन सिर्फ एक वाक्य सही है। कौन सा वाक्य? तुम सचमुच घिनौने हो। तुम्हें यहाँ ब्लापाई भेजना बिल्कुल सही था। झांग टाई ने शांत भाव से कहा। मेजर फ्रांका का चेहरा तुरंत नीला पड़ गया। क्या आपने फैसला कर लिया है? क्या आपको पता है कि इस समय मुझे मना करने का क्या परिणाम होगा? मेजर फ्रांका ने अपनी तीखी निगाहों से झांग टाई को घूर कर देखा। वह आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन झांग टाई मुस्कुराया। परिणाम? कोई परिणाम नहीं। तुम तो बस एक मामूली मेजर हो, बड़े लोगों की नजरों में एक छोटी सी हस्ती। शायद मेरे पास सचमुच कुछ राज हो, लेकिन तुम हो कौन? तुम मुझसे सौदेबाजी करने के काबिल नहीं हो। क्या तुम्हें लगता है कि नॉर्मन साम्राज्य की उत्तरी सीमा सेना में अब तुम्हारा ही कोई प्रतिद्वंदी है? क्या तुम्हें लगता है कि गुप्त पुलिस सिर्फ बोलकर ही नॉर्मन साम्राज्य के उस अधिकारी को आसानी से फंसा सकती है जिसने आयरन ब्लड मेडल जीता है? क्या आप मुझसे बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं? मेजर फ्रांका ने झांग टाई की ओर देखते हुए पूछा, जिसके नीले चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी, जिसमें सतर्कता का भी हल्का सा भाव मिला हुआ था। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा। किस ओर? बिल्कुल इसी तरह। झांग टाई ने अपनी तलवार निकाल ली। अनुवादक नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल आमतौर पर सबका जीवन हादसों से भरा होता है। उदाहरण के लिए बिलिस द्वारा रची गई साजिश को ही ले लीजिए। झांग टाई ने कभी सोचा भी नहीं था कि आज उसे ऐसी किसी चीज का सामना करना पड़ेगा। इतनी चतुराई से यह जाल बिछाने के बाद मेजर फ्रांका ने कल्पना भी नहीं की थी कि झांग टाई इतना साहस दिखाएगा और पलटवार करने की ताकत रखेगा। इससे पहले फ्रांका ने झांग टाई का सर्वेक्षण किया था। उन्होंने झांग टाई की उस क्षमता का मुकाबला करने के लिए काफी तैयारी की थी, जिसके कारण 15 लोग प्रतिरोध करने की शक्ति खो बैठे थे। हालांकि मेजर फ्रांका ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि झांग टाई पूरी तरह से ठीक हो गया था। झांग टाई उस पर जहर या रहस्यमय ज्ञान से नहीं, बल्कि विशुद्ध युद्ध कौशल से हमला कर रहा था। झांग टाई के हमला शुरू करते ही मेजर फ्रांका का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। हालांकि उनकी आंखें किसी भेड़िए जैसी तेज थीं, फिर भी गुप्त पुलिस के इस मेजर को लगने लगा कि आज जो कुछ हुआ वह उनकी उम्मीदों से परे जा रहा है और बेकाबू होता जा रहा है। उसकी योजना के अनुसार झांग टाई के पास केवल 2 ही विकल्प थे, पहला पकड़े जाना, दूसरा जिद्दी होना और पकड़े जाना। झांग टाई को गिरफ्तार करने के बाद वह उसे जल्द से जल्द ब्लापाई से दूर ले जाएगा ताकि यह साबित हो सके कि उसने अपराध किया है। जब तक झांग टाई उसके हाथ में था, फ्रांका के पास उसे आज्ञाकारी बनाने के सारे तरीके थे। आखिरकार झांग टाई तो सिर्फ 15 साल का एक किशोर था, एक अपाहिज के समान। अगर ऐसा नहीं होता तो सन राजवंश के उन नीच और दुष्ट लोगों ने उसे निशाना क्यों बनाया होता? मेजर फ्रांका को पता था कि झांग टाई इन दिनों केचुए छोड़ रहा है।
उन्हें इसका बहाना भी पता था। हालांकि उन्हें यह अजीब लगा, लेकिन बहाना तर्कसंगत था। हालांकि उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की थी कि झांग टाई ने अपनी युद्ध क्षमता पूरी तरह से वापस पाली है। इसके अलावा झांग टाई को प्रारंभिक रिकवरी बॉडी में पदोन्नत कर दिया गया था और उसने 2 आयरन बॉडी फ्रूट और 1 लिकलेस फ्रूट भी खा लिया था। इस समय झांग टाई ने न केवल अपनी युद्ध क्षमता पूरी तरह से पुनः प्राप्त कर ली थी, बल्कि उसका प्रदर्शन निश्चित रूप से आयरन ब्लड कैंप में रहने के समय से भी कहीं बेहतर था। मेजर फ्रांका झांग टाई से 2 मीटर से अधिक दूरी पर थे, उनके बीच एक बिलियर्ड टेबल थी। जैसे ही झांग टाई ने अपनी लाल सांप जैसी तलवार निकाली, तलवार की तीव्र ऊर्जा और नोक 2 मीटर से अधिक की दूरी को एक लंबे भले की तरह पार करते हुए मेजर फ्रांका के गले की ओर तेजी से बढ़ी। अब जब उसने हमला कर ही दिया था, झांग टाई उसे कभी जिंदा नहीं रहने देगा। उसे उसकी हैसियत की कोई परवाह नहीं होगी, चाहे वह गुप्त पुलिस का हिस्सा ही क्यों न हो। युद्ध के मैदान की तरह वह निसंकोच निर्मम होकर बिना समय बर्बाद किए उसे मार डालेगा। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हालांकि गुप्त पुलिस के मेजर होने के नाते फ्रांका कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। लंबे समय से सतर्क रहने के कारण उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। तलवार की ऊर्जा को देखते ही वह अपने शरीर को पीछे की ओर झुकाकर हट गया। बेशक लाल सांप की तलवार उससे कहीं अधिक तेजी से चल रही थी। जब मेजर फ्रांका ने अपने गले पर तीव्र ऊर्जा का प्रहार महसूस किया तो उनके पास अपना सिर एक तरफ झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। चांदी जैसे सफेद बालों की एक लट तुरंत गिर पड़ी। मेजर फ्रांका का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। अगर वह अभी थोड़ा धीमे चलते तो अभी अभी उनके गले पर वार हो जाता। झांग टाई की युद्ध क्षमता वास्तव में भयावह थी। हालांकि उसी क्षण में मेजर फ्रांका ने अपना हथियार स्टील के पंजों की एक जोड़ी निकाल ली थी। मेजर फ्रांका ने लाल सांप की तलवार के पतले ब्लेड को अपने लोहे के पंजे से पकड़ लिया। हालांकि जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसे ऐसा लगा मानो उसने किसी सांप की घुमावदार और चिकनी गर्दन को पकड़ लिया हो। वह तलवार उछलकर उसकी ओर आए और मेजर फ्रांका ने उसे अपने दूसरे लोहे के पंजे से पकड़ लिया। उसी समय अति लंबी तलवार का शरीर भी उसकी ओर मुड़ गया। हाथ न होने के कारण मेजर फ्रांका के पास केवल उसे छोड़ने और एक बार फिर पीछे हटने का ही विकल्प बचा था। इस बार तलवार की धार उसके चेहरे को छू गई और तभी उसे अपने चेहरे पर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। जब मेजर फ्रांका झांग टाई से लगभग 5 मीटर दूर गए तो उन्हें अपने चेहरे पर गीलापन महसूस हुआ। उन्होंने उसे छुआ तो पाया कि उनके चेहरे पर उंगली भर का घाव है। पल भर में उनकी तेज आंखें खून से लाल हो गईं। फिर लाल दस्ताने एक बार फिर ज्वार की तरह उमड़ पड़े। उसे मार डालो। मेजर फ्रांका ने बिना किसी झिझक के झांग टाई की ओर इशारा करते हुए अपना आदेश दिया। तब तक वह अच्छी तरह समझ चुके थे कि अगर झांग टाई को यहीं और अभी नहीं मारा गया तो वह तुरंत बाहर निकल जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो सारा मामला उनके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो जाएगा। झांग टाई के हमले शुरू होते ही मेजर फ्रांका को कुछ बुरा सा महसूस होने लगा था। झांग टाई के आखिरी शब्द बिल्कुल सही थे। चाहे उत्तरी सीमा सेना हो या नॉर्मन साम्राज्य, भले ही कभी कभी उसे कुछ फायदे मिलते हों, लेकिन नंबर 1 बनने का मौका कभी उसका नहीं था। झांग टाई एक सैन्य अधिकारी होने के साथ साथ गुप्त पुलिस का भी हिस्सा था। अगर गुप्त पुलिस किसी ऐसे सैन्य अधिकारी को देशद्रोही साबित करना चाहती जिसने लौह रक्त पदक जीता हो, तो जब तक वह खुद रंगे हाथों पकड़ा न जाए। मेजर फ्रांका को 2 घातक हमलों के बावजूद मामूली चोट से पीड़ित देखकर झांग टाई को थोड़ी दया आई, क्योंकि ये वही हमले थे जो उसने हाल ही में लाल सांप तलवार का अभ्यास करते हुए सीखे थे। पहला घातक हमला तलवार से वार था, जबकि दूसरा 3 भागों में बंटा हमला था। ये दोनों ही ऐसे घातक हमले थे जिनका बचाव असंभव था। पलक झपकते ही झांग टाई समझ गया कि मेजर फ्रांका की असली ताकत उससे कहीं अधिक थी। चूंकि उसके बेहतरीन वार से उसे केवल मामूली चोटें ही लग सकती थी, इसलिए उसे दोबारा घायल करना इतना आसान नहीं होगा। उन दोनों को लड़ते देख बाकी लाल दस्ताने पहने लोग एक बार फिर आगे वालों के साथ काले रंग का सिलेंडर लेकर दौड़ पड़े। मेजर फ्रांका का आदेश सुनकर आगे खड़े लाल दस्तानों में से एक ने तुरंत सिलेंडर को झांग टाई की ओर कर दिया। एक जोरदार धमाके के बाद झांग टाई की ओर एक विशाल जाल उड़कर आया। धिक्कार है। अब हैरानी दिखाने की बारी झांग टाई की थी। एक झटके में वह बिलियर्ड टेबल के नीचे चला गया। लगभग उसी समय विशाल जाल ने उस जगह को ढक लिया जहां झांग टाई पहले खड़ा था, और जाल के किनारों पर लगे कुछ स्टील के कीले झट से जमीन में धंस गई। इससे पहले कि बाकी लोग अपने जाल फेंक पाते, लाल दस्ताने पहने व्यक्ति की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि 300-400 किलो की एक बिलियर्ड टेबल जमीन से उठकर टाई पर्वत की तरह उनकी ओर उड़ने लगी। उन्होंने जल्दी से उससे खुद को बचा लिया। इसके तुरंत बाद झांग टाई बिलियर्ड टेबल के पीछे से कूदकर बाहर आ गया। चिलियों की ध्वनि के साथ लाल सांप तलवार की शक्ति उसके हाथ से निकली और तुरंत ही एक आध्यात्मिक सांप की तरह संकरे स्थान से होकर गुजर गई। लगभग उसी समय कुछ लाल दस्तानों के सिर उड़ गए और ताजा खून 1 मीटर ऊंचाई तक उछल पड़ा। इसी बीच झांग टाई दरवाजे की ओर दौड़ा। उसे रोको। मेजर फ्रांका ने उसकी ओर दौड़ते हुए जोर से चिल्लाया। आदेश सुनते ही कुछ और लाल दस्ताने पहने लोग झांग टाई की ओर बढ़े, लेकिन उनके हथियार झांग टाई की परछाई को छूने से पहले ही 3 मीटर लंबी लाल सांप जैसी तलवार का ब्लेड उनके शरीर और हाथों को चीरता हुआ निकल गया। लगभग उसी समय लाल दस्ताने पहने लोग दर्द भरी चीखें निकालने लगे। 2 और हाथ जमीन पर पड़े थे और कई लाल दस्ताने पहने लोग, जिनके घाव अब कुल मिलाकर 1 मीटर से भी ज्यादा लंबे थे, जमीन पर लुढ़क रहे थे। जब झांग टाई दरवाजे से बाहर निकलने ही वाला था, तभी लाल दस्तानों का एक और समूह अंदर आ गया। पलक झपकते ही ऐसा आकार की सांप जैसी तलवार की ऊर्जा संकरे रास्ते में फैल गई और वह तुरंत खून से लथपथ गली में बदल गई। इसी समय मेजर फ्रांका झांग टाई के करीब दौड़ी। तलवार की ऊर्जा वापस खींचने के बाद लाल सांप वाली तलवार तुरंत एक छोटी तलवार में बदल गई। जैसे ही झांग टाई ने अपनी छोटी तलवार को मेजर फ्रांका के अजीबोगरीब स्टील के पंजे से टकराया, उसे अपनी लाल सांप वाली तलवार से अपनी बाह में एक अजीब लेकिन जानी पहचानी शक्ति का संचार होता हुआ महसूस हुआ। पलक झपकते ही झांग टाई का हाथ घायल हो गया। यह आयरन ब्लड की छिपी हुई शक्ति की तरह प्रतीत होता था, फिर भी इसमें आयरन ब्लड की छिपी हुई शक्ति से कहीं अधिक शक्ति थी, क्योंकि इसमें स्त्रीत्व की भावना थी और यह अधिक आक्रामक थी। लौह रक्त की अजेय शक्ति, यह विचार झांग टाई के मन में कौंध गया। झांग टाई के हैरान चेहरे को देखकर मेजर फ्रांका ने ताना मारा। क्या तुम्हें लगता है कि आयरन ब्लड कैंप के लोग ही आयरन ब्लड फिस्ट स्किल का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये कहते हुए मेजर फ्रांका ने हमला करना बंद नहीं किया और दोनों के बीच पलक झपकते ही 2 दौर की लड़ाई छिड़ गई। अंततः मेजर फ्रांका के मजबूत पंजों ने झांग टाई के बचाव को भेद दिया और मेजर फ्रांका के एक जोरदार घूंसे से झांग टाई हवा में उछल गया।
मुंह से ताजा खून बहते हुए झांग टाई एक बार फिर घायल हो गया। धिक्कार है, इस बंदे ने आयरन ब्लड फिस्ट स्किल का भी अभ्यास किया है। इसने तो आयरन ब्लड की अजय शक्ति भी हासिल कर ली है। शायद ये बंदा आयरन ब्लड बैटल ची बनाने में नाकाम रहा और दूसरी बैटल ची का अभ्यास करने लगा। फिर भी यह एक ताकतवर प्रतिद्वंद्वी है, और इससे भी बुरी बात यह है कि यह बंदा लेवल 8 पर है, जो इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। झांग टाई जानता था कि भले ही दूसरे लाल दस्ताने वाले उसे हरा न सके, लेकिन वह कम से कम इस समय मेजर फ्रांका को नहीं हरा सकता, खासकर इस सीमित जगह में जहां वह अपनी खूबियों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। झांग टाई जैसे ही जमीन पर गिरा, उसने बगल से एक बिलियर्ड टेबल उठाए और मेजर फ्रांका की ओर फेंक दी। हालांकि ग्रेनाइट से बनी और फीके हरे कपड़े से ढकी वह बिलियर्ड टेबल मेजर फ्रांका तक पहुंचने से पहले ही चकनाचूर हो गई। फिर भी झांग टाई को भागने के लिए पहले ही कीमती समय मिल चुका था। वह तेजी से पीछे हटा और अपनी लाल सांप वाली तलवार से पीछे की दीवार पर जोरदार तरीके से एक्स का निशान बना दिया। उसके बाद झांग टाई ने पूरी ताकत से दीवार पर वार किया, ठीक वैसे ही जैसे वह भालू की पीठ पर लोहे का शरीर कौशल का अभ्यास करता था। जैसे ही मेजर फ्रांका चीखे और उनके चेहरे पर क्रोध के भाव उभर आए, झांग टाई दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। इस बियर होटल को घेरे हुए बाकी गुप्त पुलिसकर्मियों ने शायद ये कल्पना भी नहीं की थी कि कोई दीवार तोड़कर बाहर निकल सकता है। जब झांग टाई ने हमला किया तो सबसे नजदीकी लाल दस्ताना उससे 2 मीटर दूर था। जब तक उसने अपना सिर घुमाया, झांग टाई पागल बाघ की तरह आगे बढ़ चुका था। उसके और बाहर मौजूद बाकी गुप्त पुलिसकर्मियों के सामने पहुंचने से पहले ही उसकी लाल सांप तलवार की शक्ति 10 से अधिक लोगों तक पहुंच चुकी थी। पलक झपकते ही 10 से अधिक सिर हवा में उड़ गए। परिणाम स्वरूप लाल दस्ताने बहुत कमजोर हो गए। इनाम गुप्त पुलिस की उच्चतम युद्ध क्षमता भी ब्रिलियंट फेदर्स के आम सैनिकों के बराबर ही थी। वे पागल हो चुके झांग टाई को कैसे रोक सकते थे। पलक झपकते ही उसने पहला घेरा तोड़ दिया था। ऊंची जगहों पर तैनात गुप्त पुलिसकर्मियों ने भले ही अपनी धनुषाकार धनुषों से झांग टाई की ओर तीर चलाए, लेकिन झांग टाई ने पास ही खड़े एक व्यक्ति को पकड़ लिया और उसे ढाल बना लिया। फिर इससे पहले कि तीरों का दूसरा जत्था चलाया जा सके और मेजर फ्रांका बियर होटल से बाहर भागे, झांग टाई 20 मीटर से अधिक दूर निकल चुका था। जब वह चला गया तो झांग टाई ने बियर होटल के बाहर जमीन पर बिलिस का शव पड़ा देखा और मन ही मन बड़बड़ाया, तुम मूर्ख, क्या तुम्हें लगा था कि नॉर्मन साम्राज्य के एक सैन्य अधिकारी को फंसाने में शामिल होकर तुम बच पाओगे? उसका पीछा करो। सभी गुप्त पुलिसकर्मी मेजर फ्रांका के साथ झांग टाई के पीछे दौड़ पड़े। मेजर फ्रांका गुस्से से दांत पीस रहा था। तब जाकर मेजर फ्रांका को एहसास हुआ कि वह झांग टाई के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात भूल गए थे, उनकी दौड़ने की गति। हालांकि मेजर फ्रांका स्पष्ट रूप से अधिकांश गुप्त पुलिसकर्मियों से तेज दौड़ते थे, झांग टाई की दौड़ने की गति वाकई अद्भुत थी। घायल होने के बावजूद मेजर फ्रांका और उनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही थी। हालांकि मेजर फ्रांका को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की नहीं थी, बल्कि उन्हें सबसे ज्यादा चिंता तब हुई जब झांग टाई कुछ 100 मीटर दौड़कर शहर के बीचों बीच आ गया। वह कम आबादी वाले स्थान की ओर नहीं भागा, बल्कि वह सबसे अधिक आबादी वाले स्थान की ओर भागा। उस इलाके में कई लोग बियर कार्निवल मना रहे थे। इस समय तक अधिकांश लोगों ने अपनी मशालें जला ली थीं। इस वर्ष की बियर क्वीन का चयन हो चुका था, इसलिए शाम होते ही भव्य कार्निवल शुरू हो जाएगा। कई लोग बियर क्वीन के सजे धजे वाहन के गुजरने का इंतजार कर रहे थे। गुप्त पुलिस अधिकारी मेजर फ्रांका एक गद्दार है। उसने 21वीं डिवीजन के 2 लापता सैनिकों की हत्या की और आयरन हॉर्न सेना के रसद विभाग के एक सैन्य अधिकारी को फंसाया। गुप्त पुलिस अधिकारी मेजर फ्रांका एक गद्दार है। उसने 21वीं डिवीजन के 2 लापता सैनिकों की हत्या की और आयरन हॉर्न सेना के रसद विभाग के एक सैन्य अधिकारी को फंसाया। गुप्त पुलिस अधिकारी मेजर फ्रांका एक गद्दार है। उसने 21वीं डिवीजन के 2 लापता सैनिकों की हत्या की और आयरन हॉर्न सेना के रसद विभाग के एक सैन्य अधिकारी को फंसाया। झांग टाई जोर जोर से चिल्लाते हुए भागता रहा, मानो कोई बहुत बड़ा तुरही बजा रहा हो, जिसकी आवाज सड़क पर मौजूद हर किसी को सुनाई दे रही थी। उसके पीछे पीछे दौड़ रहे मेजर फ्रांका गुस्से से इतने भड़क उठे कि उनके मुंह से खून निकल ही गया। ये तरीका उनके चेहरे पर किए गए वार से कहीं ज्यादा घातक था। इस समय भले ही झांग टाई को एक ही झटके में मार डाला जा सकता था, लेकिन उन शब्दों के बाद आयरन हॉर्न आर्मी के लिए इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया न देना नामुमकिन था। जब गली में मौजूद लोगों ने झांग टाई के भयावह शब्द सुने तो वे सब स्तब्ध रह गए। लेकिन इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया दे पाते, हथियारों से लैस भारी संख्या में गुप्त पुलिसकर्मी मेजर फ्रांका के पीछे पीछे बाहर आ गए और पूरी गली में अफरा तफरी मच गई। झांग टाई को भीड़ में गायब होते देख मेजर फ्रांका तुरंत रुक गए। उनका चेहरा एकदम पीला और बदसूरत हो गया। यह उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। इस समय न केवल मेजर फ्रांका बल्कि उनके पीछे चल रहे अन्य गुप्त पुलिसकर्मियों के चेहरे भी विकृत हो गए थे। वे परिणाम जानते थे। उन्होंने जो किया था वह अब जनता को पता चल चुका था। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मेजर फ्रांका की उंगलियां थोड़ी सी कांपने लगी थीं। उसके पीछे खड़े एक व्यक्ति ने अपनी लार को मुश्किल से निगलते हुए धीमी आवाज में पूछा, मेजर फ्रांका। मेजर फ्रांका ने दांत पीसते हुए कहा, मुख्यालय से तुरंत संपर्क करें। जब हमने ब्लापाई में मिशन चलाया तो हमने आयरन हॉर्न सेना के रसद विभाग के प्रथम लेफ्टिनेंट झांग टाई को गद्दार पाया। भेद खुलने के बाद भी उसने हमारी सेना द्वारा गिरफ्तार होने से इनकार कर दिया। उसने गुप्त पुलिस के अधिकारियों की हत्या तक कर दी और अफवाहें फैलाकर ब्लापाई में आयरन हॉर्न सेना को नॉर्मन साम्राज्य की गुप्त पुलिस से नफरत करने के लिए उकसाया। अब झांग टाई भाग रहा है। मैं मुख्यालय से झांग टाई को गिरफ्तार करने का क्लास से आदेश जारी करने का अनुरोध करूंगा। चूंकि ब्लापाई बेहद खतरे में है और आयरन हॉर्न आर्मी के स्थानीय सैनिकों के साथ अनावश्यक संघर्ष से बचने के लिए हमें अभी यहां से निकलना होगा। 1 घंटे बाद ब्लापाई में आयरन हॉर्न आर्मी के लॉजिस्टिक्स विभाग के मुख्यालय में मंत्री के कार्यालय में जनरल गोएते ने मेज पर जोर से हाथ मारा, जिससे कार्यालय में एक तेज आवाज हुई। वो कमीने कहाँ हैं? मेजर फ्रांका कहाँ हैं? वे कहाँ हैं? इस खबर से जनरल गोएते इतने क्रोधित हो गए कि उनका चेहरा लाल हो गया और उनकी मूंछें खड़ी हो गईं। जब 21वीं डिवीजन के कर्नल बाग को खबर मिली और उन्होंने गुप्त पुलिस को निकलने से रोकने के लिए सैनिकों को एयरशिप बेस पर ले गए, तब तक मेजर फ्रांका अन्य गुप्त पुलिसकर्मियों के साथ ब्लापाई से उड़ चुके थे, जिससे ऐसा लग रहा था मानो वे भाग रहे हों। अब 21वीं डिवीजन के सैनिक बहुत गुस्से में हैं। वह फर्स्ट लेफ्टिनेंट कहाँ है? हमें फर्स्ट लेफ्टिनेंट झांग टाई नहीं मिले हैं। गवाहों के अनुसार वह घायल हो गए होंगे। उस समय गुप्त पुलिस उनका पीछा कर रही थी। कहा जाता है कि वह गद्दार थे। बकवास। क्या आयरन ब्लड मेडल से सम्मानित अधिकारी गद्दार हो सकता है? अभी फर्स्ट लेफ्टिनेंट झांग टाई को बुलाओ।
उससे स्पष्टीकरण मांगो। साथ ही मुख्यालय से संपर्क करके आयरन हॉर्न सेना के एशिड दस्ते को चेतावनी दो कि वे उन बदमाशों को हवा में ही रोकें। मैं चाहता हूं कि उन सबको गिरफ्तार किया जाए और एक एक करके पूछताछ की जाए। अगर उन बदमाशों ने ब्लापाई में ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं इस बार उनकी खाल उतार दूंगा। जी श्रीमान, आज रात ब्लापाई में शांति नहीं थी। पूरी रात झांग ताई का कोई पता नहीं चला, लेकिन मेजर फ्रांका का विमान ब्लापाई से 190 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व की एक घाटी में मिला। विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था और मेजर फ्रांका को छोड़कर सभी गुप्त पुलिस अधिकारी मारे गए थे। जांच के अनुसार विमान दुर्घटना से पहले सभी पीड़ितों को जहर दिया गया था। उसी दिन नॉर्मन साम्राज्य की उत्तरी सीमा की राजधानी नॉर्नबर्ग में गिरफ्तारी के 2 आदेश एक ही समय में दिए गए। एक नॉर्मन साम्राज्य की उत्तरी सीमा सेना की ओर से था, दूसरा नॉर्मन साम्राज्य की उत्तरी सीमा आदेश समीक्षा समिति की ओर से था। मेजर फ्रांका की तस्वीर गिरफ्तारी के पहले आदेश पर छपी थी, जबकि फर्स्ट लेफ्टिनेंट झांग ताई की तस्वीर गिरफ्तारी के दूसरे आदेश पर छपी थी। दोनों की तलाश एक ही समय पर थी। संयोगवश गिरफ्तारी के दोनों आदेशों में दर्ज अपराध भी एक ही था, हत्या। एक ने नॉर्मन साम्राज्य के 2 लापता सैनिकों की हत्या की और भाग निकला, जबकि दूसरे ने नॉर्मन साम्राज्य की गुप्त पुलिस की हत्या की और भाग निकला। हालांकि दोनों में से किसी भी गिरफ्तारी आदेश में देशद्रोह का आरोप नहीं था। नॉर्नबर्ग में भले ही बड़े बड़े लोगों के बीच झगड़े हुए, लेकिन उन्होंने समझौते भी किए। उसी दिन मछली के आकार का एक चांदी का हवाई यान ब्लापाई पहुंचा और 2 दिनों तक हवा में मंडराने के बाद चुपचाप चला गया। सब्सक्राइब करें नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल।